तो कई लोग जो है बोलते कुछ है, अंदर कुछ और होता है। तो आप तो पता नहीं कर पाएंगे कि अंदर में क्या है। लेकिन अगर आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस आता है, 10 लाइनें, 2 लाइनें लिखवा लो, एक सिग्नेचर करवा लो, तो आपका दूध का दूध, पानी का पानी ठीक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो चीज है, ये जो आर्ट है हैंडराइटिंग एनालिसिस की, ये हर हर एक लोगों का। अच्छा, कई बार हम अपने खुद के बारे में नहीं जानते। अब जैसे देखो, ऐसा है कि मेरे मेरे राइटिंग के अंदर में लाइंग स्ट्रोक आ रहा था, लाइंग स्ट्रोक, झूठ बोलने वाला। लेकिन मैंने ना कभी कभी मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी मेरे राइटिंग के अंदर लाइंग स्ट्रोक आ रहा है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि मैं तो झूठ बोलता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे राइटिंग में, लेकिन राइटिंग में जो चीज है वो है, वो झूठ नहीं है कभी भी। आपका राइटिंग झूठ नहीं बोल सकता। आप किसी भी तरीके से झूठ बोल सकते हैं अपने जुबान से, लेकिन आपका राइटिंग झूठ नहीं बोलता। और मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अगर राइटिंग में है मेरे, तो मुझे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मेरे राइटिंग में झूठ बोलने के स्ट्रोक्स है, मतलब मैं झूठ बोलता हूँ। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मेरा 3 साल का भांजा आजू बाजू में खेल रहा था, और मैं उस वक्त लैंडलाइन होते थे, मोबाइल नहीं थे। तो वो भांजा मेरे आसपास खेल रहा था, और अचानक फोन बजा। फोन बजा, मैं और मेरा भांजा ही घर में अकेले है। ये उठा लिया फोन, तो मैंने उसको बोला, बोलना मामा घर में नहीं है। अगर गलती से किसी ने पूछा, बोलना मामा घर में नहीं है। उसने बता दिया मामा घर ही नहीं। ठीक है। फिर कुछ देर के बाद फिर फोन बजा, फिर वो फोन लेने दौड़ा। मैं उसको फिर बोला, बता मामा घर ही नहीं। फिर उसने बोला मामा घर ही नहीं। 4-5 फोन होने के बाद मैं रियलाइज कर रहा हूं इस चीज को कि मैं तो झूठ बोल रहा हूं। साथ में अपने 3 बरस के 5 बरस के वो भांजे को मैं झूठ बोलना सिखा रहा हूं। और वहां मैंने अपने आप को पकड़ लिया कि तेरा लाइंग स्ट्रोक जो है, लाइंग लूप जो आता है तेरे राइटिंग में, वो ये है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो, अगर आपने किसी का 1 रुपया लिया और कहा था कि दूंगा, और नहीं दिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि आप एक चीटर हो। सबकॉन्शियस माइंड के लिए 1 रुपया भी चीटिंग है, करोड़ रुपया भी चीटिंग है ना? लेकिन आपके राइटिंग में आप ऐसे कई लोगों से, हम अपने आपस में दोस्तों से कई बार, दे रहे 100 रुपये, दे रहे 500 रुपये दे, और लौटाने का हम कभी वो नहीं करते, बाद में दे दूंगा। बोले तो है बाद में दे दूंगा, लेकिन आपने दिया नहीं है। तो अगर आपने दिया नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि आप लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, आप लोगों के साथ धोखा करते हैं। अब से अगर आपके राइटिंग में वो स्ट्रोक आएगा कि इस तरीके से, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपये, 500 रुपये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और हम लोग है ना, लेन देन में कई बार हम लोग भूल जाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रजिस्टर करता है कि भैया तूने किसी से 1 रुपया लिया था, बोला था लौटा दूंगा, दिया नहीं, तू चीटर है। और अगर किसी एनालिस्ट के पास आप चले जाइए और आप उनको बताइए कि आपका राइटिंग दिखाइए, और वो बोलेगा अरे आपको तो चीटिंग स्ट्रोक्स है, आप बोलेंगे हट, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं चीटिंग करता ही नहीं हूँ। लेकिन हम वो छोटे छोटे जो पल है जो हम भूल जाते हैं, हमारा जो ब्रेन है जो भूल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं भूलता। और फिर जाके हमको पता होता है कि हाँ यार, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं करता हूँ, और इसीलिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है मुझे एक चीटर बता रहा है ना? तो छोटी से छोटी चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर कर लेता है, जो हमारे हैंडराइटिंग में दिखाई देता है। हम ऐसा कभी भी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी के राइटिंग में दिखता है कि वो डरपोक है, उसको नहीं मालूम है वो डरपोक है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड बराबर अपने उसमें प्रिंट करता है कि मैं डरपोक हूं। अगर आपके राइटिंग में दिख रहा है मैं डरपोक हूं का स्ट्रोक है, फियरफुल है, मेरे को फियर है किसी चीज का,
तो आप उसको एक्नॉलेज करिए, क्योंकि अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आपको चांस होगा क्या इंप्रूवमेंट का कभी भी अपने जिंदगी में? टेल मी। अगर आप डरपोक है, इसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको बहादुर बनने का चांस मिलेगा क्या? नो नो सर, नेवर। कभी नहीं नो। मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप तो उसी में इसमें रहेंगे, नहीं मैं तो बहादुर ही हूं। तो इसीलिए हमारे राइटिंग के अंदर जो स्ट्रोक्स होते हैं उनको कभी भी ये नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। और फिर उसको जो है फिर थेरेपी से हम चेंज करेंगे। लेकिन कब चेंज करेंगे? जब हम उसको एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ भाई मैं डरपोक हूँ, हाँ भाई मैं चीटर हूँ। तब जाके हमारे डरपोक के स्ट्रोक्स को चेंज करके हम बहादुर के स्ट्रोक्स ला सकते हैं। चीटर स्ट्रोक्स निकाल के हम एक अच्छा इंसान, जेंटल मैन बनने के स्ट्रोक्स लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसको, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको स्कोप होगा आगे फ्लरिश होने का, ये होने का। अगर आपको अपने जिंदगी में पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी खामियों को सबसे पहले पहले तो पता करना है कि मेरी खामियां क्या है। अच्छाइयाँ तो है, अच्छाइयों की वजह से हमारी जिंदगी चल रही है, लेकिन हमारी खामियों की वजह से कई बार हमारी जिंदगी में रुकावटें आती है। अच्छाइयों की वजह से कभी रुकावटें नहीं आती, हरदम खामियों की वजह से ही रुकावटें आती है। लेकिन हम कितना भी अपना आत्म परीक्षण कर ले, निरीक्षण कर ले, लेकिन हमारा हैंडराइटिंग जो हमको बताएगा वो हमारे को आत्म परीक्षण से वो चीजें समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप अपने हाथों से लिखा हुआ लिखावट, और आपको अगर हैंडराइटिंग एनालिसिस करते आता है, आप वो लिखावट को जब देखेंगे तब आप अपनी कई सारी खामियों को जो है वो पता कर पाएंगे। तो ये हमारी कमियां, खामियां, अच्छाइयां सबको देखने का एक बहुत ही कारगर एक टूल है हमारे पास। और वो टूल जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी झूठ नहीं बोलता, हमारा लॉजिकल माइंड झूठ बोलता है। कई बार लॉजिकल माइंड झूठ बोलता है। ठीक है, देखो हमको दुनिया से दुनियादारी निभाना है कई बार, तो हमारे दोस्त लोग बोलते हैं ये बात है ना, वो फलाने को मत बताना, हम नहीं बताते, है ना। लेकिन उसके वजह से उसका कुछ नुकसान हो रहा होता है, उसके बावजूद भी हम नहीं बताते, है ना। तो हमारा लॉजिकल माइंड झूठ बोलता है ना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जैसे आपने ये चीज करी, वो सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करता है कि आप जो है वो झूठों का साथ देने वाले हैं। आई बात समझ में? तो ये जो सारी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें, बारीक बारीक चीजें, इवन एक एक सेकंड की जो चीज है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना रजिस्टर करता है और उसको स्टोर कर रखता है। और अल्टीमेटली वो कहाँ पे उसको एक्सप्रेस करता है? वो करता है अपने राइटिंग के अंदर, हमारे हैंड राइटिंग के अंदर। तो हम जो आज जो ये जो इसके आगे में जो कोर्स होगा, जो वो जब हम करेंगे, वो कोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है वो हस्ताक्षर का विश्लेषण हम करते हैं। ठीक है। जो लोग कल भी आए थे, वो लोगों के लिए भी एक ये है कि अपने नोटबुक के ऊपर बॉल पेन से एक डॉट बनाए। और जो लोग नए हैं वो तो बनाए बनाए, और जो लोग कल भी आए थे वो लोग भी बनाए। उनको कल कल मैंने बताया था, तो उनको मालूम है क्या है। ठीक है। तो बनाने के बाद मुझे वो इंसान रिस्पॉन्ड करेगा जिसका डॉट परफेक्टली राउंड है और वो सर्कल नहीं है। डॉट दिया, परफेक्टली राउंड किस इंसान का है, ये आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को और मुझे बताना कि क्या है, राउंड बना या नहीं बना है कोई यहां पर जिसका परफेक्टली राउंड डॉट बनता है? डॉट, नॉट अ सर्कल, डॉट। नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम इतनी सारी, हमारी इतनी प्रेशर में जिंदगी जी रहे हैं। बच्चों का स्कूल है, बच्चों की ट्यूशन है, हस्बैंड का, और आजकल तो नया चीज चालू हो गया, कोरोना है। और एक अगला इतने दिनों तक प्रेशर कम नहीं था हमारे पास, फिर कोरोना आ गया,
फिर लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन। अरे क्या है, इतने इतने सब प्रेशर के अंदर आपका डॉट राउंड हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप हिमालय के उधर पे वहां पे बैठे के मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तभी आपका डॉट राउंड हो सकता है, वरना राउंड कभी डॉट हो नहीं सकता। ठीक है ना? क्यों? एक डॉट जो है, अच्छा स्पाइक सब लोगों के इसमें, स्पाइक डॉट के अंदर स्पाइक आए हैं, किसके किसके आए हैं? अनम्यूट करो अपने आप को यार, सब लोग अनम्यूट करो और बताओ मुझे कि किसके किसके स्पाइक्स आए हैं। मेरे को आया सर। आए? और कौन? श्रीकांत जी, बबीता, जसवीर सिंह जी, आपको स्पाइक आया है या राउंड है आपका? आए हैं सर। हाँ हाँ, स्पाइक आए। आया ना? क्यों कि अगर हम डॉट देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अगर स्पाइक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है ना कहीं अंदर से डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, इसीलिए वो स्पाइक आ रहा है। स्पाइक का मतलब क्या होता है? कांटा। इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक कांटा हमारे मन में चुभ रहा है और वो हमको डिस्टर्ब करता है। अब एक डॉट जो है हमने जो पेपर के ऊपर डाला है, वो क्या है? उसको कहते हैं ग्राफ। ग्राफ कहते हैं, एक डॉट भी जो है वो एक ग्राफ है। और ये डॉट जो है ना, ये हमारे को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के एक बहुत बड़ी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। A dot on a piece of paper represents a huge space in your subconscious mind. ये Sir, one thing I would like to add here, with your permission. yeah. So, what is the difference between this class of Sir graphotherapy and what has been projected outside is, this is not about making us perfect. It is about accepting us the imperfections of what we have and bringing that pragmatism to move go. See, कभी कभी क्या हो जाता है, हमको ऐसा बातों में हम परफेक्ट नहीं है, वो जजमेंट में जाने का नहीं है, एक कॉन्सेप्ट उस तरीका में जाने का नहीं है। जो इम्परफेक्शन है उसमें आप कितना, आपका रेडीनेस और विलिंगनेस से आप कैसा प्रैग्मेटिज्म से तो बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ाने। इज इट दैट इज व्हाट दिस द ग्राफोथेरेपी इज? यस। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो हम लोग जो है ना हमारे कोर्स में प्रैक्टिकली उन चीजों को शिफ्ट करने की बात करते हैं, और हम अपने कोर्सेज में लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। जिन लोगों ने भी हैंडराइटिंग एनालिसिस का कोर्स किया है, वो थेरेपी तो बाद में, लेकिन कोर्स करते करते लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आपने एक ग्राफ डाला, उसको पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अगर राउंड डॉट है, इसका मतलब हम स्टेबल है, एट पीस है, एट ईज है। लेकिन स्पाइक्स है का मतलब क्या है? हमारे को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा डॉट है, और इतने छोटे से डॉट से आपने इतनी सारी चीजें जो है वो पढ़ने की कोशिश करी। तो जो हम ग्राफोलॉजी सिखाते हैं, वो ग्राफोलॉजी जो है ना, वो जो है वो ऐसे ग्राफ को, कई सारे ग्राफ्स को जो है पढ़ने का एक उसको डिकोड करने के बारे में हम पढ़ाते हैं। अब राइटिंग कितने डॉट से बनी होती है? असंख्य डॉट से बनी होती है। इसका मतलब वो जो डॉट्स है वो क्या है? आपके पेपर के ऊपर जस्ट रिप्रेजेंटेशन है अपने ह्यूज स्पेस का सबकॉन्शियस माइंड के। ओके, सो इसी को कहते हैं ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी जो है ना वो एक साइंस है, और हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है ना वो एक आर्ट है। क्या डिफिकल्ट है? साइंस डिफिकल्ट है या आर्ट डिफिकल्ट है? क्या चीज डिफिकल्ट है? आर्ट इज वेरी डिफिकल्ट। यस, साइंस इज इजी। 2+2 बोले तो 4 होता है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ 4 ही होगा, वो साइंस है ना। लेकिन अगर कोई पोएट्री है, कोई लिटरेचर है, हिस्ट्री है, अगर इन सब सारी चीजों को अगर देखना है तो कितनी सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, बहुत सारी चीजें। इसलिए जो है ना आर्ट ज्यादा डिफिकल्ट है। और हमारे जमाने में ऐसा होता था, मैंने भी जबरदस्ती साइंस लिया था। क्यों?
दुनिया क्या कहेगी, हम जीते दुनिया क्या कहेगी के लिए, है ना। वरना मैंने आर्ट लेना चाहिए था, और मैं अगर आर्ट लेके आगे काम करता तो मैं एक बहुत अच्छा मतलब लिटरेचर में, हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकता था। लेकिन लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मैंने भी शर्माते हुए साइंस लिया, और जो भी है मेरा सक्सेस है वो मिला मुझे। लेकिन अगर मैं आर्ट्स लेता तो इससे ज्यादा सक्सेसफुल होता था। ठीक है, तो ये जो स्टडी ऑफ ग्राफ है और उसका जो आउटपुट है, उसका जो आउटकम है, वो बताना हैंडराइटिंग एनालिसिस है। ग्राफोलॉजी इज, ये जो है ये स्टडी ऑफ ग्राफ है, और उसको डिकोड करके उसके बारे में बताना किसी को। आप अगर किसी का हैंडराइटिंग देख रहे हैं और उसका हैंडराइटिंग ग्राफोलॉजी सीखने के बाद आप उसको एक एनालिसिस दे रहे हैं, तो वो एक आर्ट है। और हम हरदम ये देखते हैं कि अगर हमने किसी को एनालिसिस दिया है तो हम कभी भी किसी को भी जो है ना वो हर्ट। अब जैसे सेल्फिश लोगों को हम बताते हैं कि हम उनको ये नहीं कहते कि आप सेल्फिश है, जबकि उनके राइटिंग में सेल्फिश स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं। हम उनको ये कहते हैं कि अरे आप है ना उन लोगों के साथ बड़ी मीठी बात करते हैं जिनके साथ आपका काम होता है। बोलता है हाँ सही बात है, हमने बोला कि उसको सेल्फिश है, लेकिन मैसेज हमने दे दिया कि नहीं, है ना। तो स्टडी ऑफ ग्राफ जो है वो ग्राफोलॉजी है, एंड टू डिकोड दैट ग्राफ and give an outcome, a fallout, is called as handwriting analysis. हैंडराइटिंग एनालिसिस ये आर्ट है और ग्राफोलॉजी जो है वो साइंस है। ठीक है, अब ग्राफोलॉजी को चेक करने के लिए उसके लिए दो अलग अलग तरह के मेथड्स हैं। एक है जेस्टाल्ट मेथड, जहां पर हम जो है वो किसी भी चीज को दूर से परख कर हम उसको जानते हैं, वो एक मेथड है ग्राफोलॉजी का। और ये मेथड जो है वो जर्मनी में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जर्मनी में जेस्टाल्ट मेथड, अगर जेस्टाल्ट मेथड से 3 ग्राफोलॉजिस्ट अगर जर्मनी के एक ही आउटकम देते हैं तो उस व्यक्ति को जो सजा मिलनी है वो मिल जाती। सिर्फ 3 ग्राफोलॉजिस्ट बैठ के उसका हैंडराइटिंग देख के उसको जेस्टाल्ट मेथड से अगर एक आउटकम देते हैं और तीनों अगर कहते हैं कि ये गिल्टी है और अगर वो मर्डरर है, तो उसको जर्मनी में फांसी नहीं देते, वहां पे इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा देते। तो देखो कितना मतलब जेस्टाल्ट मेथड कितना इंपॉर्टेंट मेथड है। जेस्टाल्ट मेथड मतलब किसी भी चीज को दूर से ऑब्जर्व करके उसके बारे में एक अपना एनालिसिस बनाना दूर से। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं दूर से, तो उसके बारे में आप क्या क्या पता कर पाएंगे? उसकी हाइट कितनी है, उसकी दाढ़ी है या नहीं है, वो टकला है या क्या है, बाल है कि नहीं है ना, कपड़े कौन से पहने हैं, एट द मोस्ट इतना ही बता पाएंगे ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, है ना। तो ये जो है इसको कहते हैं जेस्टाल्ट मेथड। आपके अच्छा आप उसका स्वभाव जान पाएंगे क्या? नो सर। नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वभाव जानने के लिए हमको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ में दिन बिताने पड़ेंगे, और तब जाके जो है उसका हमको स्वभाव मालूम पड़ेगा। ठीक है, टू ऑब्जर्व अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज जेस्टाल्ट मेथड, एंड टू ऑब्जर्व अ पर्सन फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स इज कॉल्ड एज ट्रेट मेथड। ये दो ट्रेट मेथड जो है वो अमेरिका में ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और जर्मनी में जेस्टाल्ट मेथड यूज होता है दूर से देख के, और अमेरिका में नजदीक से देख के जो काम होता है वो होता है। ठीक है, और नजदीक से देखने के बाद हम किसी को भी अच्छी तरह से जान सकते हैं। लेकिन आपको एक बैड न्यूज देता हूं कि जितने भी क्राइम्स होते हैं वो जेस्टाल्ट मेथड से ही पकड़े जाते हैं, हाँ या ना? डू यू एग्री विद इट? अब अगर आप अग्री नहीं करते तो पूछिए कैसे। ठीक है, आपके एरिया में एक कोई स्ट्रेंजर आता है, कहीं का फ्लैट लेता है, उसको कई सारे लोग जब स्ट्रेंजर है तो उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं,
उसकी गतिविधियों पे कोई ना कोई एरिया का वॉच रखता है कि नहीं? अरे हाँ। ये इतने बजे आया था, अरे ये रात को लेट आता है, अरे इसके साथ में 2-4 लोग आते हैं। आप उसके साथ में क्या फ्रेंडशिप करें क्या? नो। आपने फ्रेंडशिप नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जेस्टाल्ट मेथड से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसकी गतिविधियों के बारे में जब आप जेस्टाल्ट मेथड से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये डाउटफुल कैरेक्टर है, सस्पिशियस कैरेक्टर है, हाँ या ना? यस। Yes. आई बात समझ में? तो जेस्टाल्ट मेथड से ही क्राइम पकड़े जाते हैं नहीं? जी। अगर पड़ोसी में अगर हस्बैंड बीवी को मारता है तो आपको क्या उनके घर में जाके सुनना पड़ता है? क्या बाहर समझ में आता है कि नहीं? जी हाँ। तो जेस्टाल्ट मेथड हुआ कि नहीं? ट्रेट जी। मेथड नहीं हुआ, जेस्टाल्ट मेथड। आपको समझ में आता है कि ये हस्बैंड जो है ना अपने वाइफ को के साथ क्रूरल्टी करता है ना? देखा, वहां भी जेस्टाल्ट मेथड है कि नहीं? तो जेस्टाल्ट मेथड जो है, इसीलिए जर्मनी वाले लोग बड़े स्मार्ट है। वो जेस्टाल्ट मेथड से अगर 3 हैंडराइटिंग एनालिस्ट या ग्राफोलॉजिस्ट अगर दे देते अपना आउटकम तो उसको चेयर पे डाल देंगे, बनेंगे नहीं यही सही है, जेस्टाल्ट मेथड ही सही है, हमको ट्रेट मेथड की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रेट मेथड से जो है ना, ट्रेट मेथड इज बहुत ज्यादा पर्सनल है, क्योंकि ट्रेट मेथड हम अपनों के साथ में अप्लाई करते हैं, है ना? अब जैसे देखो, एक लड़का है, एक लड़की है। ये मेरे स्टूडेंट्स की एक स्टोरी बताता हूँ। वो एक दिन मेरे पास आया, बोलता है एक मेरे कॉलेज में लड़की है, मैं आजकल उसको ना बहुत देखते रहता हूँ। मतलब कैसे देखता है? बोले जो वो ग्राउंड में होती है तो मैं बालकनी में चले जाता हूँ, जब वो क्लास में जाती है तो मैं खिड़की में से झांक के देखता हूँ। तो ये कौन सा मेथड से काम कर रहा है? जेस्टाल्ट मेथड, जेस्टाल्ट मेथड है ना? एक दिन मेरे पास आया, बोलता है आजकल तो मैं बिल्कुल एकदम कोने कोने से उसको देखता हूँ। जेस्टाल्ट मेथड, जेस्टाल्ट मेथड। फिर जाके वो बोलता है सर आज मैंने बात किया उससे। अब क्या शुरुआत हो गई? ट्रेट ट्रेट मेथड। मेथड। लेकिन ट्रेट मेथड में भी क्या है कि अभी तक पूरा डीपर लेवल पे नहीं घुसा, है ना? और नहीं वो लड़की भी ट्रेट मेथड से डीपर लेवल पे घुसी है। फिर क्या बोलता है, एक दिन बोलता है मेरे को, सर आज जो है ना हम लोग फिल्म देखने जाने वाले हैं। मतलब ट्रेट मेथड का और डीपर और अच्छे से जान गए, और अच्छे से कई बार फिल्में देखने गए, कई बार घूमने चले गए। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रेट मेथड से एक दूसरे को जाना परखा जा रहा है ना? उसके बाद में क्या होता है? शादी। शादी बोले तो और डीपर लेवल का ट्रेट मेथड। अब मुझे ये बताइए कि शादी के पहले जो बड़ा हैंडसम और क्या मैचो मैन था, वो बाद में रह जाता क्या? नो। वो क्या हो जाता है कि ट्रेट मेथड से मैं तो अब तुमको जान गई, जो तुम दिखाते थे वो मजनूगिरी, वो तो है नहीं, जिससे मैं बड़ी इंप्रेस हो गई थी, वो तुम्हारी जो खूबसूरती और वो अदाएं है वो तो नहीं है। लेकिन ट्रेट मेथड से जब हम किसी को भी जानते हैं तो हमको जो है ना पीड़ा होती है कि नहीं होती? जेस्टाल्ट मेथड तक तो बहुत बढ़िया लग रहा था, थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल लेवल का ट्रेट मेथड बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन हम जैसे जैसे डीपर 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 लेवल में चले जाते हैं ट्रेट मेथड के, तो हमको जो है ना सारी जो बुराइयां है वो सबसे ज्यादा कहां से दिखती है? ट्रेट मेथड से। ट्रेट मेथड से, ट्रेट मेथड से, है ना? तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, जब भी मैं हमारे स्टूडेंट जब आते हैं तो मैं ये कहता हूं कि देखो भाई, अपने स्पाउस का, अपने माँ बाप का, अपने भाइयों बहनों का राइटिंग है ना जनरली अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि आप जब हैंडराइटिंग एनालिसिस सीखेंगे तो आप उन लोगों से भी ज्यादा उनको जानेंगे, उनको खुद को जो चीजें मालूम नहीं होती वो आप देखेंगे, और जब आप उन चीजों को देखेंगे तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल अगर नहीं है तो आप उनको जो है ना वो माफ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मेरे क्लास में एक लड़की थी डेंटिस्ट, अब वो आके मेरे को एक वो सैंपल लेके आई, क्लास से थोड़ा जल्दी आई और मेरे को एक सैंपल दिखाई।
तो मैंने एनालिसिस किया और मैंने एक बात बोली, बोला ये दिस पर्सन इज अ हिपोक्रेट, दिस पर्सन कैनॉट एंटर इनटू डीपर रिलेशनशिप विथ इवन हर चिल्ड्रन। जैसे मैंने ये वाली लाइन बोली वो भड़क गई मेरे पे, मतलब जैसे आंख पे आ गई। बोले नो सर, आई नो दिस दिस लेडी राइट फ्रॉम माय बर्थ एंड शी इज नॉट एन हिपोक्रेट। मैं तुरंत बोला तेरी माँ का राइटिंग है ना? बोले हाँ। मतलब तुमको कितनी बार बताया मैंने कि माँ बाप भाई बहनों का मत लाओ यार, उनको थेरेपी दो, राइटिंग मत लाओ यहाँ पे। आप पढ़ भी रहे हो तो उनको थेरेपी दो चेंज करने के लिए। तो फिर उसके बाद में उसने अपने माँ का ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया। जब ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया उसने देखा कि सही में मेरी माँ हिपोक्रेट है। उसके बाद काफी टाइम के बाद वो लड़की मुझसे मिली और उसके बाद में मुझे बोलती है कि आई हैव स्टॉप यू नो ऑल रिलेशनशिप विद माय मदर बिकॉज आई फाउंड हर हिपोक्रेट। बोला देखो मैं तुमको बता रहा था कि अपने माँ बाप भाई बहनों का मत लाना, और अगर मालूम भी अगर आपको हिपोक्रेट है तो इनको थेरेपी दो ना, आप उनको थेरेपी दो वो वहां से इम्प्रूव करने के लिए। आप उनके साथ रिश्ता तोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये जो है ना, ये इतना डीपर लेवल पे हम हैंडराइटिंग एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि हो सकता है कि अगर हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हम उनसे दूर हो सकते हैं। चलो दोस्ती यारी में अगर आप दूर हो गए तो ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप से दूर होना जो है ना वो एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है? So acceptance levels we can through graphotherapy also we can inculcate in one person. Yeah, you can. Okay. Yes. No. But immediate reaction जो है ना लोगों के नेगेटिव ही होते हैं। जब तक वो एक्सेप्टेंस लेवल आप ग्राफोथेरेपी से बनाएंगे तब तक आपने उनको रिजेक्ट कर चुके होते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, है? इसीलिए अपने जो नियर एंड डियर होते हैं उनको ना आप थेरेपी दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है उनके छोटे थोड़े बहुत स्वभाव मालूम होते हैं। उनको आप थेरेपी देके पहले उनको इम्प्रूव करिए और बाद में उनके साथ में उनका हैंडराइटिंग और डीपर लेवल पे एनालाइज करिए। ठीक है? सो ये सारी चीजें हैं। अब कैसे देखा जाता है? हर एक स्ट्रोक का एक अपना अपना एक मीनिंग है। ग्राफोलॉजी हम इंग्लिश लैंग्वेज का या फिर लैटिन बेस्ड लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ाते हैं, तो वहां पर जो है ना सिर्फ A to Z लेटर्स नहीं है। अच्छा ये बात मुझे बताइए, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? Normally 26. ओके, और कौन बताएगा? 26 जल्दी जल्दी, everybody agrees to this thing? Yes. ओके ओके, सो सबसे पहले तो ये प्रश्न ही गलत है। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्वेश्चन ही गलत है। एक्चुअली होना चाहिए हाउ मेनी अल्फाबेट, नॉट एस, आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। There is only one alphabet in English language, consists of 26 letters. So A is not an alphabet, A is a letter. So alphabet का डिक्शनरी मीनिंग आप घर में आज जाके देख लेना, या डिक्शनरी होगी तो देख लेना कि अल्फाबेट का मतलब होता है a set of letters, a group of letters, and a group of letter makes alphabet, but individual letter is not an alphabet. ओके, सो करेक्ट दिस थिंग। इसके ऊपर मेरे पिताजी के साथ, मेरे पापा इंग्लिश लिटरेचर के पोस्ट ग्रेजुएट थे, एक दिन उनके साथ मेरी ऐसी बहस हो गई। बोला हाउ मेनी अल्फाबेट, तो बोलते 26। बोला गलत, एकदम हाथापाई पे आ गई नौबत। अब मेरे पापा है, मैं तो उनको कुछ नहीं कर सकता, वो तो मेरे को 2-4 पकड़ के लबाड़े लगा सकते हैं। बोला देखिए ऐसा क्रूरल्टी नहीं करने का। ठीक है, इंडिया में भले वो सिक्योरिटीज नहीं है, लेकिन आप पहले डिक्शनरी मीनिंग देखिए। उन्होंने डिक्शनरी मीनिंग देखा और बोलते हैं कि मैंने BA इंग्लिश लिटरेचर किया, MA इंग्लिश लिटरेचर किया, लेकिन आज तक मुझे ये चीज मालूम नहीं थी, आज तूने मुझे बताया है। ठीक है, सो
अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। सो ग्राफोलॉजी जो है ना वो सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है। हम लोग मार्जिन से चालू करते हैं, मार्जिन कैसे ली जाती है, उसमें लेफ्ट मार्जिन होती है, टॉप मार्जिन होती है, राइट मार्जिन होती है। हर किसी का अपना अपना एक ट्रेट है, हर किसी का अपना अपना ट्रेट है। उसके बाद हम एक बेसलाइन नाम का एक टॉपिक होता है हमारा। उसके बाद हमारा प्रोग्रामिंग का टॉपिक होता है, माँ कैसे प्रोग्रामिंग करती है, पापा कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। और हम जो है ना वो पूरी तरह से हमारे आजू बाजू में होने वाले जो मदर फिगर और फादर फिगर्स होते हैं उनसे हम प्रोग्राम होते रहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अगर हम अगर महात्मा गांधी से अगर इम्प्रेस है तो जो भी महात्मा गांधी किए हैं उसको हम एक तो वो करते हैं कि भैया वो सही करते थे, है ना। और उन सब चीजों को हम अपने लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ Yes. करते हैं ना। हाँ, तो हम पड़ोसी से प्रोग्राम हो सकते हैं, हम अपने स्कूल के टीचर से प्रोग्राम हो सकते हैं, हम किसी से प्रोग्राम हो सकते हैं, है ना। और वो जब प्रोग्राम बन जाता है, और खास तौर पे प्रोग्राम बनने का जो टाइम होता है वो 0 to 14 होता है। 0 to 14 में सब हमारा पूरा प्रोग्राम हो जाता है। अब आज हमारा जो एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो एज है ना, हम जो है हमारे अंदर में वो जो छोटा चाइल्ड बैठा हुआ है जो 0 to 14 वाला आदमी है, वो ही रिएक्ट करता है, वो ही बात करता है, और वो ही जो है ना वो ऑपरेट कर रहा है। हम अगर कितने भी बड़े हो जाए, 80 साल की भी हो जाए, लेकिन हमारा जो ऑपरेशन जो करने का तरीका होता है वो उसी चाइल्ड के जैसा होता है जैसा उसको 0 to 14 में प्रोग्राम किया होता है ना। अब वो कहाँ से देखेंगे? जो भी प्रोग्राम हुआ है वो आपके हैंडराइटिंग में दिखेगा कि ये तरीके का प्रोग्राम इसका हुआ है, और उसी तरीके से जो है वो हमको उसके रिजल्ट मिलेंगे। हम जैसे प्रोग्राम हुए, जैसे आपके पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो अगर विंडोज 10 है तो विंडोज 10 चलेगा, है ना। उसके बाद का वर्जन चलेगा क्या उसमें? नहीं No. चलेगा, है ना। तो वो जो तरीके से हम प्रोग्राम किए गए हैं, अब प्रोग्राम हम किए गए हैं 0 to 14 में हमारा कोई वजूद होता है क्या? नहीं होता है। हमको जिस तरीके से भी माँ प्रोग्राम करेगी हो गए, बाप प्रोग्राम करेगा हो गए, अंकल ने प्रोग्राम किया हो गए, है ना। अगर किसी अंकल ने आके अगर हमको अगर बोल दिया कि अरे तू तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, हो गया, एक प्रोग्राम तैयार हो गया। हाँ, अब वो कितना भी आपका टैलेंट हो जाए, लेकिन किसी एल्डर ने हमको अगर बोल दिया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और अगर हमने उसको प्रोग्राम एक्सेप्ट करके उसका प्रोग्राम बना के अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख दिया, तो क्या हम जिंदगी में कभी कुछ सही में कुछ कर पाएंगे? क्या वो प्रोग्राम हमको बार बार उसको वो याद नहीं दिलाएगा? हाँ या ना? Yes. दिलाएगा। Yes. और हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हम लेबल लेके घूमेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, है ना। इसी वजह से पापा के या फिर जो लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं हम, उन लोगों की एक छोटी सी बात से हमारा पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, जबकि हमारे पास टैलेंट खूब होता है। मैंने देखा है 10th में मेरिट और 12th में पासिंग मार्क्स। 10th में मेरिट है, क्यों? वो सेम बाप ने उसको बोल दिया कि भैया जिंदगी में सही में तू कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका मेरिट में भी बहुत ज्यादा नीचे का रैंक था, और बाप एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो टॉप 10 में आएगा, और जब नहीं आया तो उसको उल्टा सीधा बोल दिया, तो 12th में पासिंग मार्क मिले उसको। देखो किस तरह से हम अपने बच्चों को प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्रामिंग कहाँ पर रेक्टिफाई होता है? वो 0 to 14 वाला स्टेज में रेक्टिफाई होता है। भले आप किसी भी एज के हो, अभी नया प्रोग्राम भी अगर करने का होगा तो वो वाली स्पेस अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो क्रिएट हो गई है 0 to 14 वाला जो एज की, वहीं पर हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको, मगर रेक्टिफाई करेंगे उसको कैसे करेंगे? अपने को पता कहाँ से चलेगा कि इसको रेक्टिफाई करना है या नहीं करना है? तो वो पता होता है हमारे हैंडराइटिंग के स्ट्रोक से। तो एक तो चीज हो गई हमारी जेस्टाल्ट मेथड, एक चीज हो गई हमारी ट्रेट मेथड। ये दोनों चीजें जो है ना थ्रू आउट ग्राफोलॉजी के क्लास के अंदर में हम जेस्टाल्ट मेथड, ट्रेट मेथड, जेस्टाल्ट मेथड, ट्रेट मेथड से
हम इसको चलते काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद है हमारा जो प्रेशर होता है हमारे हैंड राइटिंग में, वो भी कुछ बोलता है। अगर प्रेशर कम है तो हम ज्यादा करके इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, हम जल्दी से गिव अप कर देते हैं। और अगर हैवी प्रेशर है, अच्छा प्रेशर है, तो वो बंदा जो है वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट को आखिर तक करता है। उसके बाद आई डॉटिंग्स है, आई डॉट है, टी क्रॉस बार है। अगर टी क्रॉस बार अगर नहीं दे रहा है इंसान, तो टी क्रॉस बार जो नहीं देता है वो फॉरगेटफुल हो जाता है। टी क्रॉस बार अगर नहीं देता है तो वो इंसान अपने प्रोजेक्ट को फॉलो अप नहीं कर सकता है। अगर आप प्रोजेक्ट को फॉलो अप नहीं करेंगे तो क्या आप जिंदगी में सक्सेस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी जगह पे अगर आपने प्लांट सैपलिंग डाला है और उसको पानी नहीं दिया, तो जिंदा रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो उसी तरह से हम हैंडराइटिंग एनालिसिस में देखते हैं कि बंदे का पानी डालने का जो पोटेंशियल है वो है या नहीं है। उसके ट्रेट में से हम उसको देखते हैं। उसके बाद में हर एक लेटर का एक अपना मीनिंग है, हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग है। उसके बाद लेटर्स के अंदर में एक छोटा सा स्ट्रोक आता है जिसको कहते हैं स्ट्रिंगर। ये स्ट्रिंगर जो है ये एक 3 mm का स्ट्रोक है जो झगड़े कराता है, खासतौर पे मियाँ बीवी और अपोजिट सेक्स के अंदर में जो है वो झगड़े कराता है। और ये झगड़े करा के यहाँ तक नौबत लेके आता है कि ये आपका डिवोर्स कराता है। 3 mm का स्ट्रोक, ठीक है। ये 3 mm का स्ट्रोक की वजह से हमारे पूरे के पूरे इसके अंदर पूरे सोसाइटी में जो केओस मचा हुआ है, आज जो हम एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, मियाँ बीवी लड़ना शुरू करते हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली मत लीजिएगा इसको, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो खड़े होते हैं और झगड़े करते हैं वो उनके राइटिंग के अंदर के स्ट्रिंगर्स से है। और वो स्ट्रिंगर्स का जो प्रोग्रामिंग है वो माता पिता की तरफ से आता है। और हमको ऐसा लगता है कि हमारे को बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं है, वो एक्चुअली हमारे माता पिता के प्रोग्राम्स की वजह से या फिर मदर फिगर और फादर फिगर के प्रोग्राम्स की वजह से आता है, और जो हमारे राइटिंग में दिखाई देता है और वो मैनिफेस्ट होता है हमारे लाइफ में। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमारे तो डिफरेंस ओपिनियन है इसके वजह से, लेकिन डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। आप अगर ये स्टिंगर को बराबर कंट्रोल करेंगे, एक ये स्टिंगर को अगर आप बराबर समझेंगे तो 100% आपके और एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ मेरे को स्टिंगर है और अब मुझे जो है ना कॉन्शियसली मेरे स्टिंगर कंट्रोल करने का है। तो जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको 100% स्टिंगर से निजात मिलेगी और आपके रिलेशनशिप जो है वो हर किसी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने मम्मी के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। और वापस से उसको रिप्रोग्रामिंग करने वाला काम हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो मैं ये सीधा कहता हूं कि आपका जो भी 0 to 14 में जो आपका जो एक डिफॉल्ट फ्यूचर बना हुआ था वो आपको जो भी दे रहा है दे रहा है। हम ऐसे कहते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बार बार मैं इतना सब मेहनत करने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपका वो प्रोग्राम बना हुआ है, 0 to 14 में प्रोग्राम बना हुआ है। अगर 0 to 14 में आपका प्रोग्राम अगर फेलियर्स का बना हुआ है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा और बार बार वही पैटर्न पे आप काम करेंगे। आप देखना आपके लोग बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी, लेकिन आपका जो पैटर्न है प्रोग्राम का वो सिमिलर रहेगा। मैंने एक को देखा है, हर बार उसको ना स्किप कर दिया जाता था प्रमोशन से। प्रमोशंस आए वो बंदा अच्छा बाकी उससे कम काम करने वाले, कम टैलेंटेड लोग ये हो जाते थे, सक्सेस हो जाते थे। लेकिन ये जो बंदा है ना इसको जो है वो स्किप कर दिया जाता था, वो कभी भी सक्सेस नहीं मिलता था उसको। बाद में मैंने उसको देखा कि इसको जो है ना इसके राइटिंग में फियर ऑफ सक्सेस है। फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ सक्सेस हो सकता है कि किसी को? यस सर। हाँ हो सकता है। क्यों? इसको फियर ऑफ सक्सेस था। अब फियर ऑफ सक्सेस कहां से आता है?
फियर ऑफ सक्सेस आता है कि जब आप अनसक्सेसफुल होते हो और आपके पेरेंट्स आपको बुरा न लगे इसके लिए जब आपको पैम्पर करते हैं, और जब आप सक्सेसफुल होते हो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चा था, अपने स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इसको जो है वो अपने घर के मम्मी डैडी आते हैं स्पोर्ट्स में उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए। जब ये फर्स्ट रेस में हार जाता है तो इसको ले जाते हैं बाकायदा, बढ़िया से, बुरा ना लगे बच्चे को, तो उसको चॉकलेट वॉकलेट खिलाते हैं, बढ़िया अटेंशन देते हैं। फिर 2-3 रेसेस में ऐसी होता है, उसको बड़ा पैम्पर करते हैं, बोलते हैं बेटा कुछ नहीं होता, बाद में देख लेंगे, ऐसा वैसा, पूरा अटेंशन देते हैं जब वो फेल होता है। लेकिन जब वो 80% मार्क लेके आता है, 80% मार्क अच्छा है, स्पोर्ट्स में काम करता है बच्चा, एलोक्यूशन में काम करता है, डिबेट्स में जाता है, और उसके बावजूद अगर 80% मार्क ला रहा है तो ये मार्क्स कम है क्या? मैं उन सारी माताओं से पूछ रहा हूं। ओवरऑल है, ऑलराउंडर है बच्चा, और उसको 80% मार्क लेके आता है, तो कम है या अच्छे है? अच्छे है ना। लेकिन जब 80% वो मार्क लाता है और बाजू वाला पड़ोसी जो दिन रात पढ़ते रहता है वो 95 लेता है, तो माँ क्या बोलती है? वो देख 95 लाया, तू 80 लाया, पढ़ता लिखता नहीं है, खेलने में ध्यान है, वहां डिबेट में जाता है। और उसको इग्नोर कर देते घर वाले लोग, आने दे पापा को, तेरी पिटाई कराऊंगी। अब उसको तो लगता है मेरा सक्सेस सही है, लेकिन फिर वो बैठ के एनालाइज करता है बच्चा कि मैं स्पोर्ट्स में, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से हम रॉन्ग प्रोग्रामिंग करते हैं बच्चों की। मैं तो वो 3 रेसेस हार गया था, तब मेरे पापा ने मेरे को कितना प्यार किया था, मम्मी ने कितना अटेंशन दिया था, मेरे को चॉकलेट दिया, आइसक्रीम दिया। आज मैं 80% मार्क्स लेके आ रहा हूँ तो मेरे को तो कोई अटेंशन नहीं दे रहे। इसका मतलब, अच्छा, वो एज में 0 to 14 वाले एज में हमको सबसे ज्यादा प्रेशियस क्या चीज होती है? क्या होता है? सोना, चांदी, पैसा, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी? नहीं, हमको चाहिए होता है हमारे माँ बाप का प्यार। अगर हमारे माँ बाप का प्यार न मिले तो हमको यार 2 वक्त की रोटी मत दो, लेकिन माँ बाप का प्यार, माँ बाप का साथ अगर मिले तो इससे बड़ा प्रेशियस और कुछ नहीं है मेरे लिए, वो बच्चों के लिए, है ना। और आज भी हम वही है, 0 to 14 वाले ही है। आज भी हम क्रेविंग करते हैं प्यार के लिए, माता पिता के, भाई बहन के लिए क्रेविंग करते हैं, लेकिन आज की तारीख में टाइम किसके पास है प्यार लेने या प्यार देने के लिए, है ना। तो वो बच्चा एनालाइज करता है कि जब मैं फेल हुआ था तब मेरे को अटेंशन मिला था, इसका मतलब मेरे को अपने लाइफ में सक्सेस नहीं मिलना चाहिए, मेरे को जितना फेलियर मिलेगा उतना मेरे को अपने माँ बाप का अटेंशन मिलेगा, वो प्यार मिलेगा। और वो बच्चा उस जगह से कंटिन्यूस फेल होने के डायरेक्शन में जाता है, उसको सक्सेस मिलना नहीं है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स में भी फिनिश लाइन के पास आके इंसान गिर जाता है, कई ओलंपिक्स में हुआ है, फिनिश लाइन के पास आके। क्यों? क्योंकि वहां उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है पागल है क्या, सक्सेस नहीं, अगर सक्सेस मिलेगा तो वो प्रेशियस थिंग नहीं मिलेगी, गिर जा। वो सबकॉन्शियस माइंड उसको गिरा देता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो वो तरीके से हम कैसा कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं, किस तरीके से हमको हमारे बच्चों को प्रोग्राम करने के लिए ना अलग से क्लासेस करने चाहिए कि कैसे हम अच्छी तरीके से, बच्चों को ट्यूशन मत कराओ, लेकिन बच्चों को ऐसे प्रोग्राम करो ताकि वो सक्सेस अपने आप हासिल करें। हम ये भिड़े रहते हैं, ये ट्यूशन कर, वो ट्यूशन कर, उससे नहीं होगा कुछ भी, उससे कुछ नहीं होगा। और कई बच्चे तो हमारे, मेरी सिस्टर भी ट्यूशन करती है, वह बच्चों को नहीं आने का है यार, नहीं पढ़ने का है, मगर माँ बाप फोर्सफुली चलो जाओ, करो करो करो, इससे उसका भला नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने अगर उनके अंदर एक प्रॉपर मोटिवेशन क्रिएट किया है, क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने से क्या होता है, आप क्या बन सकते हो, अगर ये मोटिवेशन क्रिएट करेंगे तो आपको बच्चों को धक्का मारने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। बच्चे खुद ही पढ़ेंगे यार, खुद ही पढ़ेंगे। और वो मोटिवेशन आपको क्रिएट करना है, वो प्रोग्राम आपको क्रिएट करना है, वो जब हम नहीं कर रहे हैं
हम जबरदस्ती ऊपर से कुछ तो भी धक्का मारने वाला काम कर रहे हैं, धक्का मार के कोई काम नहीं हो सकता है ना। तो सक्सेस, फियर ऑफ सक्सेस भी है लोगों को, फियर ऑफ फेलियर तो है ही है, लेकिन फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो वो प्रेशियस चीज मेरे से दूर हो जाएगी। और हम सब लोग आज भी, आज की तारीख में, आज मैं 56 बरस का हूँ, आज भी मैं मेरे माँ बाप के प्यार के लिए वो क्रेव करता हूँ। कौन क्रेव कर रहा है? वो 0 to 14 के अंदर का वो जो चाइल्ड है वो क्रेव कर रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है हैंडराइटिंग एनालिसिस में। जो वर्ड्स का स्पेसिंग है उसका क्या मतलब है, लेटर्स का स्पेसिंग है उसका क्या मतलब है, अगर लाइंस के बीच में स्पेसिंग होता है उसका क्या मतलब है, एक एक का मतलब है। हमारे डॉक्टर रे वॉकर जो है वो कहते हैं स्ट्रोक इज अ स्ट्रोक वेर एवर यू फाइंड इट। अगर आप स्ट्रोक देखे हो तो उसका मीनिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है वो हम अपने को सिर्फ उसी वक्त हम पकड़ सकते हैं अपने आप को जब हमको हैंडराइटिंग एनालिसिस हमने किया हुआ है। और हमारे बच्चों में ग्रेड्स अच्छे अच्छे लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी पार्ट ऑफ द कोर्स है। किस तरीके से लिखेंगे तो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। उसके बाद किस तरीके से लिखेंगे तो बच्चे जो है एक प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग कर सकेंगे। किस तरीके से लिखेंगे तो बच्चे अच्छा एग्जीक्यूशन कर सकेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे अपने लाइफ में। लेकिन वो उसके लिए हमको पहले तो ग्राफोलॉजी सीखना चाहिए, और ग्राफोलॉजी सीख के पहले अपने आप पे अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद जो है वो हम बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का जो हिडन जो उनका एजेंडाज होता है ना, वो हैंडराइटिंग एनालिसिस करने से ही हम पता कर सकते हैं कि अंदर में क्या है। क्योंकि बच्चा उसको कभी बता नहीं पाता है, क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम है कि वो प्रॉब्लम है करके। लेकिन जब हम उसका हैंडराइटिंग देखते हैं, कई बच्चों की आपने नोटबुक देखी होगी कि एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी मोटी हो जाती है, पहले पतली होती है फिर इतनी मोटी हो जाती है। जिन बच्चों की नोटबुक इतनी मोटी हो जाती, वो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि मुझे जो है वो पेरेंट्स ने प्यार नहीं दिया है और मुझे अभी प्यार चाहिए। हम बोलते हैं अरे इसका नोटबुक इतना थिक हो जाता है, उसके ऊपर हम हंसते भी है कितना मोटा हो जाता है नोटबुक। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। बच्चा ये कहना चाह रहा है कि मम्मी डैडी मुझे प्यार दो, मैं प्यार का भूखा हूं। और जब आप ऐसे बच्चों को जब प्यार देते हैं तो अपने आप ही देखना वो उनकी नोटबुक की मोटाई पतली हो जाएगी अगले साल। उनके साथ टाइम बिताइए, उनके साथ जितना आप टाइम बिताएंगे उतना आप उनको प्रोग्राम करेंगे। और मम्मी डैडी का या फिर मदर फिगर और फादर फिगर का प्रोग्राम ही हमको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। और उस एज में अगर वो अच्छा प्रोग्राम अगर हो जाए तो हम बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। अगर उस जमाने में अगर वो 0 to 14 में अगर प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ, अगर मदर का प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ, तो बंदा जो है अपनी वाइफ के साथ रिलेट नहीं कर पाएगा। अगर लड़की का पापा के साथ का प्रोग्राम अगर अच्छा नहीं हुआ है तो वो अपने हस्बैंड के साथ में रिलेट नहीं कर पाएगी। अच्छा, आपका जो पर्सनल राइटिंग है वो आपकी पर्सनल लाइफ है। आपका जो राइटिंग है वो आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन आपका जो सिग्नेचर है ना, वो जो है वो पब्लिक लाइफ है, बाहर की लाइफ है। आपको सारी दुनिया आपके सिग्नेचर से ही जानती है। अच्छा, मैंने एक और बात देखी है कि अगर आप अपना सिग्नेचर चेंज करें और उसको अगर प्रैक्टिस करें तो आपका जो आज सक्सेस नहीं हो पा रहा है उसमें आपको सक्सेस मिलना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए उस चीज का कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। लेकिन सिग्नेचर जो है, आपकी जैसे सिग्नेचर होती है वैसे आपको बाहर की दुनिया आपसे रिलेट करती है। शनमुख, यू कैन कम अप। Okay, sir. या यू लॉग आउट एंड देन कम अप, ठीक है। हाँ, Yes. तो हमारी जो सिग्नेचर होती है हमारी पब्लिक लाइफ होती है, और दुनिया हमको हमारे सिग्नेचर के हिसाब से रिलेट करती है। जैसे आपकी सिग्नेचर है वैसे हमको दुनिया रिलेट करती है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को सिग्नेचर के बारे में बताऊंगा, और एक बार मैं सिग्नेचर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वी विल क्लोज डाउन द सेशन। तो लेट शनमुख कम इन एंड वी विल स्टार्ट टू टेल यू अबाउट द सिग्नेचर। किसको सिग्नेचर के बारे में आपको क्या मालूम है? कोई बताएगा मुझे?
मीन्स एग्जैक्टली सिग्नेचर के स्ट्रोक्स कैसे होने चाहिए ये पूछ रहे हैं आप, या नहीं, ओवरऑल सिग्नेचर क्या है? आइडेंटिटी है Yes. पर्सन्स विथ मीन्स द नेम एंड द डोमेन नेम, बोथ आइडेंटिटी। ठीक है, यह बराबर है, आपकी आइडेंटिटी है। आपको दुनिया आपके सिग्नेचर से ही जानती है। आप बैंक में चले जाइए, आप कितना भी सर पटक लीजिए वहां पे, बोलिए मेरा सिग्नेचर नहीं करूंगा, मेरे को मेरा फोटो देख लीजिए, मैच कर लीजिए, मेरे को पैसा दे दीजिए, कोई कभी नहीं होगा। बोलेगा साइन करो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे, बट है ना? रवि, हाँ। इसमें मुझे एक क्वेरी था इसे कि सपोज कोई हैंडीकैप है जो उसके दोनों हैंड्स नहीं है, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? हाँ, वो उसके लिए अब देखो उसका लक, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये अच्छा संतोष ने पूछा है। हमारा राइटिंग जो है ना, वो ही एनालाइज हो सकता है जो हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर से किया गया है। थंब और इंडेक्स फिंगर, अगर आप ऐसा करके लिखेंगे उसका एनालिसिस नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए। ये कुछ लोग पैर से लिखते हैं, हाँ, पैर उसका पैर के अंगूठे से पकड़ के लिखते हैं थंब से, उसमें एनालिसिस के पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं है। दांत से भी लिखते हैं, हाँ जी। उसमें नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों है। ह्यूमन बीइंग्स सारे जो बंदर की जमातें हैं, हम भी एक बंदर की जमात है, तो उन लोगों में, उन सारे एप्स में एक प्रोमिनेंट थंब जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दिया हो गया है। और क्योंकि हमारा ये थंब प्रोमिनेंट है इसीलिए हम लिख सकते हैं, वरना बाकी सब बंदरों को 5 उंगलियां होती है या 10 उंगलियां होती है। एप्स को 10 उंगलियां होती है, लेकिन एक भी बंदर सक्षम नहीं है कि हमारे जैसा पेंसिल होल्ड कर सके और लिख सके। ठीक है, अब मैं आपको इसके ऊपर एक ये करता हूँ। षणमुख आर्यन या कम या तो कल मैंने बताया था, आज बाकी जो लोग कल नहीं थे उनको बताऊं, हमारा जो थॉट है 365 माइल्स पर सेकेंड से चलता है। ठीक है, 10 सेकेंड में न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो थंब और इंडेक्स फिंगर है, इसी से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते नहीं करते, इसी से करते हैं। Yes, ठीक है, sir. यही है तरीका हमारा एक्सप्रेस करने का, थ्रू राइटिंग, है ना? अब यहां पर जो है, इसको सबसे ज्यादा इंपल्स जो है, हमारे जो थॉट होता है या फिर जो स्पीड ऑफ थॉट होता है, इसी को दिया जाता है। सबसे ज्यादा सक्षम है ये क्यों? क्योंकि थंब जो है वो हमको रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना? Yes, sir. जब कोई जाता है विजय यात्रा में, हम कैसे करते हैं? मतलब क्या है? दैट आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। तो थंब रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ यू। आप अंधेरे में अगर कहीं भी, समझ लो कोई चीज गुम गई है, लाइट चली गई है, तो आप क्या करते हैं? आपके हाथों से ढूंढते हैं चीजों को। अंधेरे में आपके हाथ आंख बनते या नहीं बनते? हाँ या ना? जी हाँ। बिल्कुल। हाँ. और जब अगर आप वो चाबी के होल में इंसर्शन कर रहे हैं, तो आप जो है ना थंब से उसको देखते हैं, हाँ या ना? कभी अगर आए मौका तो Yes, देखना, sir. आप थंब से उसको चेक करते हैं कहाँ पे होल है, वो की होल, और फिर जो है इंडेक्स फिंगर और थंब को पकड़ के वो चाबी को इंसर्ट करते हैं। बाकी कोई भी दूसरी छोटी उंगली, बीच की उंगली नहीं यूज कर रहे हैं आप थंब और इंडेक्स फिंगर सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं जब लाइट नहीं होती। क्यों? हमारे दिमाग के अंदर में एक इमेजिनरी फिगर है जिसको कहते हैं होम्युनिलुकस। अगर कोई डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे तो वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। वो एक इमेजिनरी फिगर है हमारे दिमाग के अंदर, और वो इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक है, उसके पैर यहाँ आते हैं, यहाँ, और सर जो है, हमारा जो मिड ब्रेन होता है वहां पे सर आता है, और हर एक ऑर्गन का एरिया वहां पे, हर एक ऑर्गन का एरिया है। अब पूरे बॉडी में से
पूरे बॉडी के एरिया में से 20% जो एरिया है वो हाथों को दिया गया है, हाथों को दिया गया है। अब वो 20% में से भी जो है वो 60% जो है वो आपके थंब को दिया गया है, थंब को, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं मंकीज के ऊपर कि ये जो उंगलियां, बाकी 3 उंगलियां बांध के रखी और ये उंगलियों को हिलाया तो ब्रेन के अंदर कोई चीजें हिलती होती हमारे हाथ के। और इसीलिए हमारे जो हाथ के मूवमेंट्स है, खास तौर पे थंब और इंडेक्स फिंगर के, वो ही मूवमेंट जो है ना वो हमको जो है वो हम कैसे ये एक्सप्रेस करते हैं। और हाउ यू आर, यू विल राइट द वे यू आर, बट अगर आपको कैसा बनना है तो रिवर्स मैकेनिज्म में भी ये काम करता है। राइट हाउ यू वांट टू बी एंड यू हाउ यू वांट टू बी। आप जैसे हैं वैसा आप लिखते हैं, ठीक है, और आप जैसा लिखेंगे वैसे आप बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ग्राफोथेरेपी क्यों काम करता है, क्योंकि द मोर यू विल राइट इन अ पर्टिकुलर वे, द मोर things will move in your subconscious mind and will break all those programs which you have already created. और ये जो प्रोग्राम्स है ना ये आपके चॉइस के नहीं है, ये दूसरों के चॉइस के, ये दूसरों के चॉइस के प्रोग्राम्स है। हमको एक डिफॉल्ट फ्यूचर मिलता है बना हुआ, और देखो डिफॉल्ट फ्यूचर भी जीने से कोई बुराई नहीं है, जैसा भी ये मिल रहा है। लेकिन जैसा भी ये मिल रहा है ना, ये ह्यूमन का कैरेक्टर नहीं है। ह्यूमन का कैरेक्टर है मैं क्या अचीव करूंगा, मैं क्या अलग करूंगा, मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है ना। तो उसमें डिफॉल्ट फ्यूचर आपका काम नहीं करेगा, आपको उसमें आपका प्रोबेबल फ्यूचर बनाना पड़ेगा। और उसके लिए जो है ना आपके फ्यूचर को रीराइट करना पड़ेगा आपको। अगर और हैंडराइटिंग एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने प्रोग्राम्स को तोड़ सकते हैं, जिससे आप अपने प्रोग्राम्स को रीराइट कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम्स, अपने फ्यूचर को रीराइट कर सकते हैं। और अगर आप तरीके से वो राइटिंग करेंगे 100% आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर बनाएंगे और आप अपना जो है ना वो फ्यूचर फिर से लिखेंगे। और मैं प्रोग्राम में पहले ही फर्स्ट डे में ही बोलता हूँ, रीराइट योर फ्यूचर विथ हैंडराइटिंग एनालिसिस। और जैसे आपको जैसा चाहिए फ्यूचर वैसा आप लिखिए, और जैसे आपको फ्यूचर चाहिए वैसे स्ट्रोक्स आपके राइटिंग में लाइए, और वो स्ट्रोक्स आपको 100% आपका पूरा प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए आपको मदद करेंगे। मैं आपको कुछ सिग्नेचर के वो बताता हूं कि सिग्नेचर्स कैसे होनी चाहिए। शर्मुख, राइट डाउन ऑन दिस। सिग्नेचर में तीन सेक्शंस होते हैं, 3 फील्ड्स होते हैं। राइट 1 2 3 मेक, छोड़ दीजिए, छोड़ दो। दिख रहा है मेरे इसके ऊपर, दिख रहा है? Yes. ठीक है। अब यहाँ पे पी बी पी बी पी पी बी राजू राजू। स्क्रीन कट हो रहा है, थोड़ा ऊपर ले कैमरा तो पूरा बोर्ड दिखाई देगा। थैंक यू। ठीक है, ये हम समझेंगे ये पीबी राजू है, ठीक है, ये सिग्नेचर में करता है। अब अगर देखिए कई लोग जो होते हैं ना वो अपने लड़कियां खास तौर पे अपने मायके का नाम भी वो लगाती है, मानसी शर्मा। नहीं एक मिनट, वो दिख रहा है। मलाइका अरोरा खान, अरोरा उसका शायद उसका नेम है, मेडन नेम है ना, खान उसका। लेकिन अगर यही चीज अगर वो सिग्नेचर में लिखेगी तो बहुत घातक है। लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए अगर वो कर रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। कई लड़कियां जो है वो अपने मेडन सरनेम छोड़ती नहीं है,
मैडम सरनेम छोड़ती नहीं है। जैसे अगर शर्मा है माँ का साइड का नाम, तो यहाँ पर आने के बाद भी शर्मा ही लिखेगी। तो जितना ये लोग लिखेंगे वहां पर हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन है हमारा, जो लोगों ने अपने मेडन सरनेम लड़कियों ने खासतौर पे छोड़े नहीं है, वहां पर उनकी मैरिड लाइफ बराबर नहीं रही, या तो डिवोर्सेस के परसेंटेज बहुत ज्यादा रहे। क्यों? क्योंकि ये जो समझ लो यहाँ लिखो शर्मा, शर्मा, अब पीबी शर्मा लिखती है वो, और शर्मा उसका मेडन नेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसकी मेडन फैमिली जो है, शादी के पहले की फैमिली का यहाँ पर इन्फ्लुएंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो क्या होगा, इसके माँ बाप सब लोग यहाँ के घर वालों के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेंगे या नहीं डालेंगे? डालेंगे। इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा? कोई भी लड़की के माता पिता अगर हमारे घर में इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो कोई सहन करेगा क्या? नो, नहीं करेगा ना। वही होता है। सबकॉन्शियस क्या बोल रहा है, अच्छा लॉजिक में हम शादी किए आ गए सब है, रह रहे सब, लेकिन सबकॉन्शियस बोल रहा है मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। और जब सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपकी शादी लंबे समय के लिए नहीं लगेगी, नहीं टिकेगी। आई बात समझ में? तो ये जो 3 फील्ड्स है, पी मिटा दो नीचे का पी बी राजू, नीचे का मिटा दो, पी बी राजू। अब पी क्या है? पी क्या है? मैं खुद हूं, है ना, राइटर खुद है। बी क्या है? बी क्या है? राइटर का पिताजी है। और RAJU राजू में जो है ना, AJU जो है वो आपके ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम है। आप बिजनेस करते हैं वो वहां से देखा जाता है, आप नौकरी करते हैं वो वहां से देखा जाता है, आप कुछ भी करते हैं, आप घर हाउस वाइफ है, आपको जिसको कहते हैं होम मेकर, आप होम मेकर है, तो आपका हर किसी का ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम AJU से देखते हैं हम, AJU, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P मतलब राइटर खुद, B मतलब पिताजी, और AJU मतलब ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम कैसा करता है वो, ठीक है। और R जो होता है ना, वो R जो होता है, अगर ये आदमी है तो R जो है ना वो आदमी या औरत कोई भी हो, R जो है वो माँ होती है, माँ। R जो है माँ का रिप्रेजेंटेशन है आपके सिग्नेचर में, R, ठीक है। पापा इधर है, B इज पापा, R इज मदर, AJU इज ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम, ठीक है। ये नीचे का मिटाओ, नीचे का मिटाओ। हाँ हाँ, ये बात समझ में आई क्या? आई क्या बात समझ में? इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता दूंगा कि ये ऐसा वाला सिग्नेचर आप करिए और करते रहिए तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये भी मिटा दो। नीचे में लिखो RS शर्मा। शर्मा, ये देखिए ऊपर में लड़का है PB राजू, ठीक है। पुरुषोत्तम बलराम राजू, ठीक है, लड़का। रीता सतीश शर्मा, लड़की। अब इन दोनों की अगर शादी हो जाए, इन दोनों की शादी हो जाए तो सिग्नेचर किसकी चेंज होगी? लड़की की। लड़की की चेंज होगी। अब लड़की की सिग्नेचर क्या बनेगी यहां पर? RS राजू। R नहीं, अब तो ये दोनों की शादी हो गई, पुरुषोत्तम बलराम राजू,
आरपी शर्मा। रीता सतीश शर्मा। अब इसकी साइन क्या होगी लड़की की? आरपी शर्मा होगी ना। आरपी राजू। आरपी राजू। आरपी राजू, है ना? अच्छा, अब बिफोर मैरिज ये है रीता सतीश शर्मा। ये वाला एस कौन थी? ये वाला एस कौन थी बिफोर मदर। मैरिज? मदर। माँ थी, है ना? यहाँ पे ये कौन था पहले उसका? ये पिताजी। ये सतीश पिताजी था। इज नाउ रिप्लेस्ड बाय हस्बैंड। हस्बैंड, है ना? और दिस मदर इज रिप्लेस्ड बाय होम? सासू माँ। सासू, ठीक है। और ये तो फ्री हो गई, ये मजे कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम हुआ इसको, पुरुषोत्तम को। पुरुषोत्तम, बलराम, राजू। राजू माँ है। अब वो स्पेस में मदर फिगर को एक और अकोमोडेट करने का, उसको शादी के बाद को इसको अकोमोडेट करने का, इसको रीता को। यहाँ आई बात समझ में? अब उसके ऊपर ही बिठा देगा कि नहीं, क्योंकि जगह दूसरी तो है नहीं मदर फिगर के लिए, वहां पर सिग्नेचर में वही है। अब ये क्या करता है, वो जो मदर फिगर की जगह होती है उसकी सीट के ऊपर अपने बीवी को बिठा देता है। और इसीलिए हस्बैंड्स को तकलीफ होती है, एक ही जगह से उसको माँ को भी देखना है और एक ही जगह से उसको बीवी को भी देखना है। हाँ, समझे कि नहीं? क्यों वो पिसा जा रहा है कि उसका जगह नहीं है, एक ही जगह से दोनों को ऑपरेट करना है। और अब देखो, दोनों एक के ऊपर एक ही सीट पे बैठे। हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते, जब गर्दी ज्यादा होती क्या बोलती है? आजा बैठ जा मेरी गोदी में। पड़ोसी को बोलते क्या हम बैठ जा गोदी में? नहीं, हम अपनों को बोलते हैं ना बैठ जा गोदी में। वैसा आदमी को अपने माँ के गोदी में अपनी बीवी को रखना पड़ता है। अब क्या होगा, बहुत ज्यादा देर तक बैठेंगे, तकलीफ होगी कि नहीं? शुरुआत में होती क्या? नो। नहीं, कुछ दिनों के बाद होती है। क्यों? कि दोनों एक ही जगह पे बैठी, एक ही चेयर में बैठी है। फिर होता है एल्बोइंग, तो सरकना सरकना। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ मेरी बेबी, मेरी बहू, मेरी बहू, मेरी बहू। और बाद में धीरे धीरे तकलीफ होना शुरू होता है। और इसीलिए पूरे दुनिया में सास बहू के जो टकराव है इस वजह से होते हैं, क्योंकि एक ही जगह बैठते दोनों। आ रही क्या बात समझ में? बहुत प्यार भी है, मैं नहीं कहूँगा प्यार नहीं है, प्यार है तभी तो बैठ रहे हैं। लेकिन टाइम जाते 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 वो प्यार जो है ना, वो फिर टकराव में बदलने लगता है और फिर डिफरेंस ओपिनियंस आते हैं। अगर हम सही तरीके से सासू, बहू, बेटा और जो जो लोग हैं, वो अगर इस चीज को अंडरस्टैंड करें ना, और ये कहे कि चलो ठीक है हमको एडजस्ट तो करना है, तो प्रेम से एडजस्ट करें, राइवलरी से एडजस्ट नहीं करें। इसी वजह से सासू का और बहुओं का कभी भी वो जो है ना, वो नहीं बनता है। क्यों? उसको लगता है मेरा बेटा छीन ली, और वो बोलती है ठहर, तेरा बेटा कैसा छीनती हूं मैं, देख ले, है ना? वो वही कंपटीशन लगा रहता कि नहीं? हाँ या ना? हेलो? यस। अरे सब लोग चुप क्यों हो गए यार? ये रियलिटी है। यस यस। वही कंपटीशन लगा रहता है। बहू बोलती है मैं तो तेरा बेटा छीन के रहूंगी, और सासू बोलती है ये कौन आ गई, नहीं मेरा बेटा छीन ली। और वहां पर राइवलरी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से अगर देखें, तो अगर हम बराबर अकोमोडेट करें सब लोगों को, इंक्लूड करें सब लोगों को, तो मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी सास बहू का झगड़ा होगा। और ऐसे मैंने कई फैमिली देखी है। वो कभी कभी तो मेरे को डाउट होता है, उसकी बहू है की बेटी, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन, और उनका बीच में कभी भी टकराव नहीं होते। मैं तो कई बार मतलब शुरू में मैं ये सोचता था इनकी बेटी है, लेकिन बाद में पता चला उनकी बहू है। वो बेटी से भी ज्यादा प्यार हो रहा है उसके साथ, है ना? वो इंक्लूड होना चाहिए। वो उस तरीके का अगर हम रवैया रखते हैं, तो कभी भी सास बहू के बीच में कभी टकराव नहीं होगा। और बेटा सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है,
माँ और बहू जो है ना वो टेंशन में नहीं रहती, वो तो अपने अपने इलाके पकड़ के बैठे रहती है। सबसे ज्यादा टेंशन में रोता आदमी कि घर जाऊंगा, माँ में और बीवी में न जाने क्या हुआ होगा और मुझे न जाने क्या देखना पड़ेगा। वो बेचारा पूरा स्ट्रेस में मर जाता है ना। तो ये जो है ना, ये सास ने और बहू ने बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट करके अपने बीच के रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि उनको वहीं से अकोमोडेट करना पड़ेगा बेटे को। और न बीवी अपने हस्बैंड को स्ट्रेस दे, न माँ अपने बेटे को। ये चीज को अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए ना, तो 90% घरों में सुख आ जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? यस, एकदम आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसको नीचे को मिटा दीजिए। आपका नाम का इनिशियल, आपके पिताजी के नाम का इनिशियल, और आपके सरनेम को क्लियर रखना। ठीक है, क्लियर रखेंगे आप। आपका जो भी संतोष, आपका बोल लूं क्या मैं थोड़ा एग्जांपल? ले लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये ले लो, ये लिखो मिराजकर। ये लो, ये यहाँ पे ये संतोष। पापा का नाम क्या है? संतोष। चन्ना पस्सी से स्टार्ट होता है, सी। सी, हाँ लिखो, SC मिराजकर। मिराजकर। MIRAJKAR। हाँ, मिराजकर। ठीक है, वो भी हटा दो, वो पूरा हटा दो। SC मिराजकर, SC मिराजकर। MIRA MIRA JKAR। ठीक है सर कुछ लोग नाम के बाद कुमार लगाते हैं, पिताजी का नाम। एक मिनट Yes, पहले sir. एक स्टैंडर्ड मैं कर लूं, उसके बाद मैं आपकी सारी क्वेरीज में आंसर करूंगा। ओके ओके ओके। देखिए, SC मिराजकर है ना, S में संतोष है, C में पापा है, M में माँ है, IRAJKAR। क्लियर है या नहीं है? यस, क्लियर है ना? Clear, sir. इसका मतलब ये बंदा जो भी काम करेगा क्लैरिटी से करेगा। ठीक है, एकदम क्लियर। उसका ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम, वो जॉब करेगा तो क्लैरिटी से करेगा, वो बिजनेस करेगा क्लैरिटी से करेगा। क्यों? क्योंकि IRAJ बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रीड नहीं कर सकेंगे, समझ लो ये IRAJ ये रीड नहीं कर पाएंगे, तो इसकी बिजनेस की या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम की क्लैरिटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। No, sir. नहीं रहेगी, है ना। अब एक और चीज मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। S और C के बीच में आप डॉट डाल दो। ठीक है, डॉट डालो। ओनली जरा बड़ा करो, S और C के बीच में बड़ा करो डॉट। ठीक है, अब संतोष ने क्या किया, अपनी सिग्नेचर तो बनाया, लेकिन S और C के बीच में उसने डॉट डाला। ये डॉट बहुत बड़ा स्पेस है क्या? इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो डॉट सेपरेशन। संतोष को अपने पापा से सेपरेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। यस, अगर पापा से सेपरेट कर रहा है, Yes, तो sir. पापा जो भी बोलेंगे संतोष मानेगा क्या? नहीं। बोलेगा आप अलग मैं नहीं, अलग, sir. आप अलग मैं अलग, है ना। भले आइडियोलॉजिकली आप एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन मेंटली जो है ना, वो आप एक दूसरे के साथ में सेपरेशन में, हाँ या ना? Yes, sir. यस, है ना। लेकिन संतोष के पापा और मम्मी, इनमें कोई सेपरेशन नहीं है। लेकिन एक डॉट डालो यहाँ पे। अब आपने, संतोष ने क्या किया? अच्छा, संतोष अपने राइटिंग से मुझे बता रहा है मैं आउटसाइडर हूं, मैं उनका फैमिली मेंबर नहीं हूं। यहाँ अब मैं क्या देख रहा हूं, संतोष Yes, जो sir. है वो अलग है अपने पापा से, उसके पापा अलग है मम्मी से। आइडियली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेपरेशन हो गया, लेकिन ये जो डॉट है वो बता रहा है कि मेरी मम्मी में और मेरे पापा में बहुत बड़ा गैप है।
सेपरेशन है, भले एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन सेपरेट है, ठीक है। और हम सब अपने अपने घर में रूम में अलग से रहते, अपना काम अलग से करते, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये डॉट्स डालने चाहिए क्या सिग्नेचर में? नहीं, बिल्कुल No, नहीं sir. डालने चाहिए, बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। अब देखो ये जो है मिराजकर, SC मिराजकर जो है वो अपने सिग्नेचर के नीचे अंडरस्कोर नहीं दे रहा। अंडरस्कोर का मतलब होता है सपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर। इसको या तो ये एक्सटर्नल सेक्टर से हेल्प नहीं लेता या तो इसको हेल्प मिलती ही नहीं, ठीक है। ये अपना सेल्फ मेड मैन है, हाँ या ना? क्योंकि जो भी काम करता हाँ, है ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम है, उसको सपोर्ट है क्या? नहीं है। इसका मतलब जो भी इसने किया अपनी जिंदगी में अपने आप किया है, हाँ या ना? है ना, सेल्फ मेड। Yes, sir. तो ये जो तरीके के जो लोग होते हैं ना वो सेल्फ मेड होते हैं। कई बार इनको या तो सपोर्ट मिलता ही नहीं है या तो ये सपोर्ट लेना नहीं चाहते। अब वो हमको मालूम नहीं मिलता नहीं है या लेना नहीं चाहते, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। अब इसके आगे में, हाँ, अब इसके आगे में मैंने अंडरस्कोर डाल दिया। अब क्या हो गया यहाँ पे, इसके ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम के एंड वाले पार्ट को, क्योंकि मैं जे को कट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं जे को कट करूंगा तो इसका जो फाइनेंसेस है वो खत्म हो जाएगा। अगर जे को मैं कट करूंगा तो हो सकता है कोई ना कोई जुडिशियल मैटर इसके लाइफ में आ जाए, इसीलिए मैं उस जे को, लेकिन ये जो लाइन मैंने डाली है ना उसका एनर्जी लेवल है ना पूरे सिग्नेचर तक जाएगा। लेकिन अगर मैं फिजिकली उसको जे को कट करूंगा तो मैं उसका फाइनेंसेस को कट कर रहा हूं, मैं उसके पूरे के पूरे जो मतलब उसके ऊपर जुडिशियल ये आ जाएगा, कोई इंक्वायरी आ जाएगी, अगर ऑफिस में कुछ करता है अंडर टेबल वगैरह ये वो, तो फटाक से पकड़ा जाएगा। तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं। जो सिग्नेचर और अंडरस्कोर के बीच में जो स्पेस होता है, अच्छा कितना बड़ा स्पेस है ये? बहुत बड़ा है या नहीं है? है या नहीं है? बहुत बड़ा है। क्योंकि Yes, sir. कितने डॉट्स फिट होंगे उसके अंदर? कई हजार, है ना। इसका मतलब वो कई हजार डॉट का स्पेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। ये जो स्पेस होती है, हम यहाँ पे अपना मनी का जो स्टोरेज है वो रखते हैं। इसके पहले संतोष के लाइफ में जब अंडरस्कोर नहीं था तो मनी तो आ रहा है लेकिन मनी रुक नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे आप अंडरस्कोर दे देंगे तो वो एक तरह का तिजोरी का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और जब तिजोरी आएगी, आपके पास कितना भी पैसा है, आप अगर उसको टेबल पे छोड़ के चले जाएंगे तो क्या हवा से उड़ जाएगा? उड़ जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर तिजोरी में रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं? तो अब संतोष ने क्या किया, अंडरस्कोर लगा के अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक तिजोरी का स्पेस क्रिएट किया। जब तिजोरी का स्पेस क्रिएट किया तब जाके अपने आप उसका पैसा आना चालू होगा या नहीं होगा? यस, होगा। अगर मेरे पास पार्किंग का स्पेस नहीं है तो मैं कार खरीदूंगा क्या? 2 किलोमीटर दूर छोड़ के आएंगे, फिर वहां 2 किलोमीटर जाएंगे, फिर वहां से, वो कोई मजा है क्या? लेकिन अगर मेरे पास पार्किंग स्पेस है तो मैं कार खरीदी करूंगा कि नहीं? यस, करूंगा, है ना। तो उसी तरह से जब मेरे पास मनी एनर्जी को पार्क होने का जगह मिल जाता है तो अपने आप मनी एनर्जी आके वहां पार्क होगी और वो फिर मैनिफेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, गोल्ड, प्रॉपर्टीज, सिल्वर। आप अगर इंडिया में है तो रुपी, आप अगर अमेरिका चले जाते तो डॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया चले जाते तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, है ना। चाइना में चले जाते तो युआन, जापान में जाएंगे येन। वो एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, लेकिन मैनिफेस्ट होने के लिए एनर्जी को आके रुकना जरूरी है ना। अब यहाँ पर क्या हम कहेंगे कि ये जो बंदा है ये बड़ा क्लियर है अपने ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम में, और जो बंदा क्लियर होता है, जो क्लैरिटी से काम करता है, वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता? होता है ना। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, और इसको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। अभी हमने अंडरस्कोर इंट्रोड्यूस कर दिया तो सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है।
तो ये सपोर्ट से आदमी बहुत आगे निकल जाता है, बहुत अच्छा सक्सेस हासिल करता है। ठीक है। तो बट रवि अभी जो स्ट्रोक लाइन जो है लास्ट 3 इसमें वर्ड्स में लगे थे, अगर वो पूरा लाइन लेता है जे से भी नीचे तो करो, जे के नीचे से लाइन मारो। उसमें बताता हूँ, जे के नीचे से पूरी लाइन मत। पूरी मतलब नहीं, वैसा नहीं, काटना नहीं। नीचे से बोल रहे हो ना? हाँ, नीचे से नीचे। हाँ, अब बताता हूँ मैं आपको। जे बनाओ और जे के नीचे से लाइन करो, नीचे पूरा लाइन मारो, पूरा सिग्नेचर एस से लेके। हाँ, है ना? हाँ। कर दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो तिजोरी बना दी बहुत बड़ी, लेकिन ये ना खुली तिजोरी है। अब खुली तिजोरी अगर है आपके पास तो पैसा वो क्या होगा, आएगा और बह जाएगा। आएगा जरूर, तिजोरी है तो आएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुली तिजोरी है। और वो जो मैंने पहले अंडरस्कोर दिया था वो बंद तिजोरी है। तो बंद तिजोरी अच्छी, छोटी बंद तिजोरी अच्छी, या बड़ी ओपन तिजोरी अच्छी? छोटी अच्छी है ना? है ना? हाँ, वो है। तो यही। अच्छा, आप जे काटो, तो जे काट के करो मिराज को। फुल एस से लेके। चलो ठीक है। ठीक है, चलिए, यहाँ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना, जे जो है ये मनी बैग है। आप अपनी मनी बैग को खुद ही काट रहे हैं। और जिस किसी के सिग्नेचर पे अगर कट होता है ऐसा, तो उनके लाइफ में जुडिशियल मैटर्स होते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। प्रोवोग नाम की एक कंपनी है। सर एक बात और है, इसमें अगर कोई जिसमें जे या कुछ भी ना हो तो? नहीं, एक मिनट पहले एक चीज खत्म करें। ओके। देखिए, प्रोवोग नाम की एक कंपनी थी, शर्ट्स बनाती थी, शर्ट्स। हाँ, है ना? रेडीमेड शर्ट्स। हाँ, उसका मैं एग्जांपल हरदम अपने क्लास में दिया करता था कि ये जो है ना, ये प्रोवोग का कैसा लोगो था, पूरा लाइन जाता था उसके ऊपर। लिखा तो प्रोवोग, उसके लाइन काटो। पहले का पुराना लोगो। हाँ, ऐसे नहीं, ऊपर से था, ऐसे था। हाँ, बीच में। फिर से बनाओ। तो प्रोवोग के लोगो के ऊपर अगर आप ब्राउज करेंगे ओल्ड लोगो तो प्रोवोग, आप देखेंगे प्रोवोग के पूरा बीच में से लाइन जाती थी। और मैं अपने क्लासरूम में हरदम एग्जांपल देता था कि ये बंदों को ना एक दिन जेल होगी, इनको जेल होगी 100%। अपने हर एक वर्कशॉप में मैं ये करता था। और इसका वर्ड जो है ना, वो उनके कंपनी तक भी पहुंचा। तो उनके कंपनी से कुछ लोगों ने आके वर्कशॉप भी किया, सीक्रेटली आके। अब हुआ नहीं, बहुत साल हो गए, मैं बताते गया कि इनको जेल होगी। लेकिन एक दिन आपको याद है क्या, वो ड्रग के रैकेट में फरदीन खान और प्रोवोग का बेटा ये पकड़े गए थे, इनको जेल हुई। उसके कुछ ही दिनों में वो लाइन गायब हो गई। अब लाइन नहीं है। ठीक है? तो जो भी अपने सिग्नेचर को कट करेगा उसके ऊपर जुडिशियल मैटर्स होंगे। इसीलिए जो है, अगर JYG अगर आपके सिग्नेचर में आते हैं तो उनके आगे से आप अंडरस्कोर करिए, उसके पीछे नहीं करना है, क्योंकि पीछे वाली एनर्जी उसको कट करेगी। उसके आगे से कट करिए। और आपने पूछा था अभी कि अगर ये सब नहीं है तो हाँ, 100% आप पूरी सिग्नेचर को प्रॉपर डिस्टेंस रख के अंडरस्कोर कर सकते हैं। और वो एक तरह का स्पेस क्रिएट होता है, आपका तिजोरी क्रिएट होती है। और वो जो है, वो अगर बहुत ज्यादा नीचे है तो खुली तिजोरी कहलाएगी, बहुत चिपका के अगर है तो बहुत टाइट तिजोरी कहलाएगी। मतलब आपका पर्स अगर छोटा है तो उसमें आप पैसे रख नहीं पाएंगे।
लेकिन मॉडरेटली अगर आप बड़ा करते हैं तो आपका एक स्पेस तैयार होता है पैसे रखने का सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और वहां पर मनी एनर्जी आके पार्क होती है और उसका मैनिफेस्टेशन भी होता है। आपका सवाल आंसर किया हूं मैंने? और एक सवाल था मेरा कि कभी कभी सिग्नेचर में लोग सिर्फ अपना नाम डालते हैं, फादर्स का नाम और सरनेम नहीं डालते, इससे क्या है। इंडिकेट होता है? अब देखो ऐसा है कि ये तो पूरा मेरा सिग्नेचर का जो ना वो पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अच्छा, हाँ, फिर भी मैं बताता हूँ कि जो लोग अपना खुद का नाम डालते हैं वो लोग है ना नॉन सैक्रिफाइसिंग नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप के लोग होते हैं। उनको अगर अच्छा लगेगा तो करेंगे, अगर उनको अच्छा नहीं लगा नहीं करेंगे, और ये ना आपके मुंह पे बोल देंगे। डोमिनेटेड स्टाइल रहते हैं। हाँ हाँ, यस। हाँ, और एक और बात, जो लोग लड़का अगर अपना नाम लिख रहा है सिग्नेचर में तो ही इज अ गुड हस्बैंड बिफोर मैरिज, और लड़की अगर अपना नाम लिख रही है सिग्नेचर में तो शी इज अ वाइफ, गुड वाइफ बिफोर मैरिज। आई क्या बात समझ में? आफ्टर मैरिज ये लोग कभी भी सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ओके, एंड अगर पिताजी का इन्फ्लुएंस अगर नहीं है तो हमारे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होंगे। We will not be successful until and unless there is an influence of our father and mother on the signature. अगर नहीं दिखता है तो हमारा सक्सेस नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, आप बोलिए नहीं मैं तो अपने आप से करूंगा, आप करके देख लीजिए यार, नहीं होगा, नहीं होगा। देख लेना, जितने सिर्फ नाम लिखते हैं ना, भले पैसा मिलेगा ये होगा, लेकिन उनके लाइफ में ना सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं होती है। तो कभी कभी लोग सिर्फ नाम और सरनेम लिखते हैं, फादर को भी स्किप करते हैं। मैंने हाँ, तो फादर्स इन्फ्लुएंस अगर नहीं है तो आपका सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं हो सकता। अभी जैसे एग्जांपल सिग्नेचर का देखते हैं, सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन, आप दोनों का सिग्नेचर देखोगे तो उनका फादर का नाम नहीं है बीच में। हाँ, फादर का नाम नहीं है, ठीक है। तो सर सक्सेस पर्सनल नहीं, दे आर सक्सेसफुल, दैट्स फाइन, बट पर्सनल लाइफ में वो जो होना चाहिए वो नहीं है। हम है ना बाहर की दुनिया देख रहे हैं, आप है ना अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को मत देखिए, क्योंकि उनके अंदर की जो बातें वो हमको मालूम नहीं है ना। अब यहाँ पर ऐसा ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन हमको नहीं मालूम है और हमको क्या करना पड़ता है यार उसका। आप आपके पड़ोसी को देखिए, आप आपके भाई को देखिए, आप आपके कजिन को देखिए, और वहां पर देखिए ना उन्होंने क्या किया है। ये बड़े बड़े नाम लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना बड़ा वो होता है ना कद किसी का, उतनी ज्यादा तकलीफें होती है ना। इसीलिए हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं कि लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावत रत्न थोर तया अंकुश असा मार, है ना। हाँ, तो ज्यादा बड़ा मैंने ऐसी चीज देखा एक सिग्नेचर गूगल पे, तो बोला यार इनके तो फादर्स के भी नाम नहीं है। तो हाँ, तो आप देखिए ना, आप देखिए एक फेज ऐसा आया था जहां पर कि ही वाज अ टोटल बैंकरप्ट। हाँ, बैंकरप्ट। उसके बाद में उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस अपने पापा का नहीं है, तो देखो उनके बेटों के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, कहाँ किस तरीके से उनकी छाया में दब गए। आप देख रहे हैं क्या? हाँ, है ना। तो ये जो है ना, ये उनसे मत कंपेयर करिए आप चीजों को। आप अपने जैसे लोग, हमारे साथ में उठने बैठने वाले लोग, उनके अंदर आप इन चीजों को देखिए और फिर देखिए उनकी लाइफ कैसी है। और जैसी सिग्नेचर वैसी लाइफ है, 100% मैं बता रहा हूं, जैसी सिग्नेचर वैसी लाइफ। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी की जो सिग्नेचर है ना, अभी उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के बाद में चेंज हुई है, उनकी आप पुरानी सिग्नेचर देखिए, ठीक है। और इसमें ऐसे भी है क्या कुछ, जैसे मेरा इनिशियल नेम, जैसे अगर मेरा संतोष है तो जब मैं अपने अपने एग्जांपल देता हूँ अभी, कई लोग सिर्फ अपना नाम बड़ा लिखते हैं, बाद में फिर फादर का नाम छोटा, और बाकी जो डोमेन नेम है, लास्ट नेम, सरनेम, वो बहुत छोटा लिखते हैं। ठीक है ना, देखे तो कोई बात नहीं है ना, चलता है, कोई बात नहीं है ना, रीडेबल है ना, तो आपका ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम तो है कि नहीं, है ना, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं सिग्नेचर चेंज कराता हूं
तो मैं उसको एक डिफरेंट तरीके से ये करता हूं। मैं ये पूछता हूं सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। अब जैसे अगर वो कोई फिल्म इंडस्ट्री में अगर अगर बोलता है मैं स्ट्रगलर हूं और मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगा, तो मैं उसको इनिशियल वाला सिग्नेचर नहीं दूंगा, मैं उसको बोलूंगा अपना नाम लिख। क्यों? ताकि तू नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग बने। कल चल के ऐसा नहीं हो कि तू कॉम्प्रोमाइज करने लग जाए, सैक्रिफाइस करने लग जाए। वहां पर अगर तुमने सैक्रिफाइस किया तो तुमको तो पूरी इंडस्ट्री खा जाएगी। तो वहां पे उसको मैं बोलूंगा चल अपना नाम लिख, और उसका नाम लिखने का तरीका भी ऐसा ये करूंगा कि उसको सक्सेस मिले। आई बात समझ में? उसका अंडरस्कोर बराबर रहेगा, उसका राइटिंग का जो लेटर्स रहेगा वो बराबर होगा, कनेक्शंस बराबर कराएंगे। तो ये सारी चीजें हम कराएंगे उससे, है ना। हाँ, कौन पूछ रहा था मुझे? सर एक ये वाला जैसे है, इसमें अगर को डबल अंडरस्कोर रहता है, नहीं दिख रहा रोशनी? हाँ 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 ये देखिए हाँ, नहीं 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 नहीं, ये डी लाइक डब्ल्यू है। विकास बेड़ीवाल। क्या 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 लिखा है आपने? विकास बेड़ीवाल साइड से वो डबल लाइन जाती है, नीचे डबल आके लाइन? फिर ऊपर। अच्छा, हाँ। किसका? आपका है सिग्नेचर? हाँ जी। अच्छा, तो जिन लोग अपने सिग्नेचर के नीचे 2 लाइन लगाते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग 2 and more businesses. दे आर कैपेबल, वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट मालूम नहीं, लेकिन जो 2 अंडरस्कोर डालते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग 2 or more businesses. आपका ऐसा कुछ है क्या रोशनी जी? अभी एक ही है अभी तो। दूसरा कुछ करने का इरादा है क्या? वो देख रहे हैं। देख रहे हैं ना। अच्छा, एक और बात है इसके अंदर, इधर दे विल डू 2 or more businesses or they can have more than 2 girlfriends. विकास हाँ, टू गर्लफ्रेंड। एक से 2 गर्लफ्रेंड रखने की क्षमता रखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं रखे हैं। ठीक है। अगर ऐसा सजेशन है तो सब लोग कई लोग 2 लाइन डाल देंगे। अरे भाई, एक से मैं परेशान, मैं एक नहीं रख पाया, मेरी 2 शादियां हुई, एक नहीं रख पाया। अरे तुम काय को यार ताप ले रही हो खाली पकड़। सर एक क्वेश्चन मेरा पहले भी था कि नाम के बाद कई लोग कुमार लिखते हैं। हाँ, या मैं जैसे सिख हूं तो जसवीर सिंह कंजवानी लिखता हूं मैं, मतलब जी। बेसिकली हम लोग बीच में सिंह डालते हैं, फादर्स नेम हम लोग नहीं डालते हैं। तो उस कंडीशन में, लेकिन वो कंडीशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो सिंह है ना, उसको फादर का स्पेस में लेता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और कुमार में भी सेम है भाई? सेम 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 सेम। ओके ओके वो जो स्पेस है ना, वो स्पेस का वैल्यू है। ओके। आप उसके अंदर क्या लिखते हैं क्या नहीं है उससे कोई मतलब, कई बार तो मैं उनका खुद का नाम भी नहीं लिखता हूँ, कुछ और ही डाल देता हूँ। तो उस कंडीशन में सर जैसे जसवीर सिंह कंजवानी, तो इनके बीच में डॉट नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि डॉट ऑन अ पीस ऑफ पेपर रिप्रेजेंट एन ह्यूज स्पेस इन योर सबकॉन्शियस माइंड। यस और नो? यस। अगर आप डॉट डाल दिए तो आप क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट कर रहे हैं ना, तो क्यों करना है? एक रहो ना, ओके, है ना। और आप जैसे निकाल देंगे अगर डॉट है, तो आप ये देखेंगे कि आपके और आपके फादर के, आपके फैमिली के बीच में आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनती जा रही है। सर मैं न्यू सिग्नेचर बना रहा हूँ अपनी जी। तो उसमें मुझे किसी ने सजेस्ट किया था डॉट। नहीं नहीं, अभी लास्ट 4 दिन पुरानी बात है, 4 दिन से मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। जी जी जी, 4-5 दिन से। तो मत करिए, नहीं करूँ ना। डॉट अगर देना है तो षणमुख राइट डाउन SC। मेरा ही नाम लिखेंगे प्लीज? अच्छा ठीक है। जसवीर सिंह, जसवीर सिंह कंजवानी, पंजवानी, के फॉर काइट, कंजवानी जी। हाँ लिखो, जसवीर सिंह, जसवीर सिंह JS पीछे से लिखो, पीछे से लिखो ना, पीछे से लिखो ना, लेफ्ट मार्जिन। पूरा नाम लिखना है या इनिशियल सिग्नेचर देना है? नहीं, आप पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद में उसके क्या इफेक्ट्स है क्या नहीं है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए करना क्या है। JASVEER। देखिए, मैं आप सब लोग जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, मैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप आपके सिग्नेचर से पहले से छेड़छाड़ मत करिए।
अगर करनी भी है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूं, इसके करने से मुझे उसके क्या बेनिफिट मिलते हैं। और 90 डेज में अगर उसके मूवमेंट्स नहीं हो रहे तो वो सिग्नेचर आप मत करिए। सर मुझे किसी सिग्नेचर एनालिस्ट ने ही सजेस्ट किया था सिग्नेचर चेंज करने के लिए। जी जी लास्ट 6 to 7 डेज पुरानी बात है। जी जी तो जी। उन्होंने जो मुझे सिग्नेचर बना के दिया, हाँ तो उसमें उन्होंने मेरे नाम और उसके बीच में डॉट उन्होंने लगा के दिया मुझे। जी। तो मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ। ओके। और अगर इसको कंटिन्यू करने का है, तो आप कम से कम 90 दिन कंटिन्यू करने के बाद में आपने ये देखना चाहिए कि ये सिग्नेचर मेरे बदलाव आने के बाद में मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। अरे आपको बेनिफिट अगर नहीं हो रहा है ओके। तो क्या मतलब है यार, आपका पुराना सिग्नेचर ही कौन सा बुरा था, जी। है ना। तो मैं ये करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ अपने बंदों को जो मुझसे सिग्नेचर चेंज करवाते हैं, उनको पूछता हूँ कि भैया आपको क्या करना है लाइफ में, आपको फ्यूचर में क्या करना है। जो उनका रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से मैं उनका सिग्नेचर डिजाइन करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस आया सिग्नेचर चेंज करने के लिए ये कर ले जा, ऐसा नहीं। और उसके बाद में 3 महीने का फॉलोअप देता हूं मैं, कि फॉलोअप देने के बाद में मैं ये पूछता हूँ भैया आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार मैं सिग्नेचर वो जो कर रहे हैं उसको चेक करता हूँ। उसके बाद में उनको बताता हूँ कि भैया आपका सिग्नेचर यहाँ यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है, आप इसको बराबर करिए। और 3 महीने के अंदर अंदर उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर मूवमेंट आना चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है तो उसका टाइम क्यों खा रहे हो आप। पैसा तो ठीक है उसने दिया आपको, अलग बात है, जी। ठीक है, लेकिन उससे पैसे का लॉस बड़ा लॉस नहीं होता। सबसे बड़ा लॉस होता है टाइम का, जो वो उसके अंदर 1 घंटा लगाता है। वो 1 घंटा उधर लगाने के बजाय वो कहीं और अच्छे प्रोडक्टिव जगह पे अगर लगाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका ज्यादा उधार होगा, है ना। और टाइम जो है वो एक ऐसी चीज है, आप लाखों करोड़ों रुपए उड़ा दो, 1 करोड़ उड़ा दोगे 100 करोड़ कमाओगे, लेकिन 1 सेकंड अगर गवाओगे तो आधा सेकंड भी नहीं कमा पाओगे। तो जी। सबसे बड़ी बात है आपका टाइम। आपका टाइम जो है वो टाइम अगर यूटिलाइज हो रहा है तो उसके कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलने चाहिए। और अगर नहीं मिल रहे तो ये टाइम गंवाने में कोई मतलब नहीं है। आई क्या बात समझ में। जी सर। क्योंकि टाइम वापस नहीं मिल सकता, पैसे मिल जाएंगे, हेल्थ मिल जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। बंद हो गया। सर। आई बात समझ में। हाँ। जी सर। ओए ओए बाबू लिखना, जसवीर सिंह। कंजवानी। हाँ कंजवानी, KAN। JWANI। कंजवानी, जी सर। KAN JWANI। JWANI, KNJWANI, बराबर लिखो। कहाँ से अच्छा, जसवीर सिंह व्हाइट व्हाइट बोर्ड है। जसवीर सिंह जी आप अपना व्हाइट बोर्ड निकाल लीजिए। ये व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है इसका। हाँ वो निकाल लीजिए, तो इसी बोर्ड पे अपन काम करेंगे। कंजवानी, KAN, नहीं उसमें नहीं बैठेगा। KAN, KAK। हाँ बहुत बड़ा हो गया। हाँ KNJWANI, बराबर सर। ये शायद मेरे एंड से व्हाइट बोर्ड ओपन हुआ है, मैं लीव हाँ करके आपको ज्वाइन करता हाँ हूँ। उसमें निकाली। हाँ मैं वही देखा। देखो सर, वैसे टाइम भी हो चुका है आज के सेशन हाँ का। ये इसको इसको हम ये करके हम बाहर निकल जाते हैं।
ये देखिए, ये आपका दिख रहा है सिग्नेचर बोर्ड के ऊपर सर? क्या दिख रहा है सर? जी। हाँ, आपने कहाँ कहाँ डॉट दिए? जसवीर के बाद डॉट, जसवीर के बाद डॉट और सिंह के बाद डॉट। सर व्हाइट बोर्ड आ रहा है अभी तो। ये जसवीर सिंह जी, आपका व्हाइट बोर्ड निकालिए जरा, मुझसे ही नहीं हट पा रहा है सर। क्योंकि यहाँ पे मुझे यू आर को एडिटिंग जसवीर सिंह व्हाइट बोर्ड आ रहा है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ इसको। मुझसे भी नहीं हट रहा है सर। ठीक है, एनीवे वैसे वो आपके उसमें क्लियर दिख रहा है मुझे। हाँ, तो देखिए आपने क्या किया, 2 डॉट लगा दिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है जसवीर को तो आपको खुद लेता है, जी सर। सिंह जो है वो आपके पिताजी को लेता है, जी सर। और कंजवानी जो है वो आपके के जो है माताजी है, जी। और AJWANI जो है वो आपका ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम है। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, आपने अपने और अपने पिताजी के बीच में सेपरेशन डाल दिया। ओके। ठीक है, आपने आपके पिताजी और माताजी के बीच में सेपरेशन डाल दिया। जी। ठीक है, अब क्या हो गया, आप अलग, पिताजी अलग, माताजी अलग, पिताजी अलग, है ना? ओके। मतलब अलग मतलब सेपरेट नहीं हुए, हाँ हाँ। लेकिन मेंटली जो है ना वो हर एक अपना अपना काम करेगा। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। आई बात समझ में? ओके। वो एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। जी। और हमको जो है वननेस चाहिए लाइफ में, जी सर। है ना? माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब एक जगह चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। तो ये डॉट्स आप अगर निकाल देंगे या लगाएंगे नहीं अभी, जी। या फिर अगर आपको लगाना है आप लगाइए, 90 डेज तक देखिए, ऑब्जर्व करिए आपके आजू बाजू की एनर्जीज कैसे चल रही है, और उसके बाद डिसाइड करिए करना या नहीं करना। जी सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, मैं वो जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, जी। जी। लेकिन आपको अगर डिजायर इफेक्ट्स और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप इसमें कंटिन्यू मत करिए, ओके। लेकिन 90 डेज का टाइम तो लेके चलिए। हाँ, इनिशियली उन्होंने मुझे 21 डेज के लिए सजेस्ट किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बाद में उसको अपन एक बार एनालाइज करेंगे। अच्छा। और 21 अभी 7 डेज से मुझे मेरी हैंडराइटिंग को वो चेक कर रहे हैं डेली कि कहीं मिस्टेक्स हो रही हैं क्या। पर वो Okay. डॉट को लेके मैं उनसे एक बार डिस्कस करूं कि आप नहीं, क्या चाहते आप हैं। डिस्कस मत करिए, जी। आप इसको कंटिन्यू करिए। ओके। नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है क्या, आप क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि मुझ में ट्रस्ट नहीं है क्या, जी हाँ। है ना? ऐसा नहीं करना, जी जी जी। क्योंकि मैं भी एक ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, जी। और वो जो है वो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि मुझे कोई क्रॉस चेक कर रहा है जी हाँ आ बिल्कुल। गया सर। है ना? जी। तो वो मत करिए। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, इसको करिए, और फीडबैक दीजिए उनको कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ओके। या फिर अचानक से कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, ओके। है ना? और जी। आपने जब उन्होंने आपको सिग्नेचर चेंज दिया है जी तो हाँ। आपको क्या बोल के दिया है कि इससे क्या होगा? उन्होंने मुझे मेरी सिग्नेचर को देख के उन्होंने बताया था आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हम्म, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप सिग्नेचर बोले चेंज करिए। भी। तो वो इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप चेंज करिए सिग्नेचर। हालांकि मैंने ऑफिशियली अभी चेंजेस नहीं किए हैं। नहीं, करना भी नहीं। 5-6 दिन से चल रहा है तो मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ अभी। नहीं, मैं सालों साल लोगों को सिग्नेचर करवाता हूं, लेकिन ऑफिशियली चेंज नहीं करवाता। क्यों? जी। क्योंकि ये जो सिग्नेचर चेंज होती है ये आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होती है। ओके। आपकी ऑफिशियल सिग्नेचर आप कितना करते हैं रोज हाँ, की? नहीं बहुत कम होती है, महीने में 1-2 होती है। नहीं ना? नहीं। और अगर आप रोज 2 पेज कर रहे हैं तो आपको नए सिग्नेचर का इफेक्ट मिलेगा या वो ऑफिशियल सिग्नेचर का इफेक्ट मिलेगा? ठीक बोल रहे हैं आप। है ना? जी हाँ। तो ये कभी नहीं करना। मैं कभी भी आज तक, इतने 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ ये वाले फील्ड में, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को बोला नहीं कि ऑफिशियल सिग्नेचर चेंज कर, लेकिन रोज 2 पेज कर और उसका बेनिफिट ले। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा ऑफिशियल में भी चेंज कर दो, उधर भी चेंज कर दो, क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ओके। आप 2 पेज अगर रोज कर रहे हैं
तो आपको जो है वो नई सिग्नेचर जो आप कर रहे हैं उसके इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, वो उसका ऑरा आपके आजू बाजू में डेवलप होगा। ओके ओके ठीक है। और आप अगर वो वाली सिग्नेचर अगर कर भी रहे महीने में एक आध बार जी। 2 बार, हाँ। तो आप तो एक्चुअली ये वाले ऑरा में ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके तो आपको उसमें कोई भी बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। आप ये वाली सिग्नेचर सिर्फ आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करेंगे, ओके कभी नहीं करना। आप सब लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बोलूं कोई बोले, आपकी जो ऑफिशियल सिग्नेचर है उसको जिंदगी में कभी चेंज नहीं करना। ओके ठीक है। आप भले प्रैक्टिस करिए रोज की सिग्नेचर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो मिलेगा आपको, उतना ही इफेक्ट मिलेगा। ऑफिशियल सिग्नेचर चेंज करने से आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन रोज का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज का आप कोई लाइंस लिखते हैं और रोज की आप सिग्नेचर करते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। आपके पासपोर्ट पे साइन चेंज हो जाए तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ओके आपके बैंक अकाउंट में चेंज हो जाए तो कोई बेनिफिट नहीं है। आज की तारीख में हम चेक भी कौन से साइन कर रहे हैं? नहीं करते सर, सब ऑनलाइन हो गया, सब ऑनलाइन हो गया, हाँ 4-6 महीने में एक बार, है ना। तो ये अगर आप रेगुलर सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इफेक्ट इसके मिलेंगे, उसके नहीं। ओके इसीलिए मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। ओके ठीक है। और एक डाउट था मुझे, जैसे अभी ये जसवीर सिंह कुमार है, उनके नीचे अगर वो लाइन लेते हैं और डॉट डालते हैं तो डॉट का क्या सिग्निफिकेंट होता है? मैं तुमको डॉट लगाओ ये शर्मुख, जे के आगे देखिए, इनका भी जे है, इनका मनी बैग है, ये कटेगा तो इनकी भी सिग्नेचर में ऐसा होना चाहिए। हाँ मालूम है, मैं थोड़ा सा सिग्नेचर ये नहीं, लाइन लगाई। ठीक है। इसके नीचे 2 डॉट लगाइए। तो सब मीनिंग है कि 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ऐसा कुछ अलग अलग मीनिंग है? 2 डॉट होना चाहिए नीचे में। इससे ये होता है कि आपके कंपनी में लोग कंफर्टेबल रहेंगे। ये उसके एंड, ये वाले एंड में लगाओ। 1 डॉट पीछे वाला निकाल दो, आगे में 1 डॉट लगाओ, आगे में डॉट लगाओ, पीछे वाला वो भी निकाल दो। हाँ, नीचे 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 2 डॉट, नीचे नीचे अंडरस्कोर के नीचे 2 डॉट। उस तरफ, वो एंड में, हाँ बराबर एक लाइन में होने चाहिए। देखो ये 2 डॉट जो है ना, ये बता रहे हैं हमको कि हाँ आगे हो गया। हाँ उसको अंदर करो, एंड टू एंड। हाँ ये जो डॉट्स है ये कहते हैं कि जसवीर सिंह जो है ये अपने चॉइस के हिसाब से काम करते हैं। इनके पापा जो है वो भी अपने चॉइस के हिसाब से काम करते हैं, और ये बड़े क्लियर है अपने ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम में जो भी काम धंधा करते हैं उसमें बड़ा क्लियरिटी से काम करते हैं। इनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, ये एक्सटर्नल सपोर्ट लेते भी है, और इनके कंपनी में जो लोग हैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसी सिग्नेचर अगर हो तो आई के बात समझ में? जी सर। ठीक है। ये 2 डॉट जो है, अगर जसबीर के आगे खाली अगर वो लाइन हो तो, मतलब और वो सिंह और करनाल नहीं हो, खाली जसबीर है, उसके पीछे लाइन और 2 डॉट है, नहीं, दैट इज नॉट परमिटेड। वो पूरा का पूरा जसबीर के नीचे अगर आप मारेंगे तो उसकी जो अंडरस्कोर है उसकी एनर्जी जो है वो सिंह के जी को काटेगी, और वो सिंह और करनाल नहीं है, दोनों ही नहीं है। हाँ वो बोल रहा है कि सिर्फ सिंगल नाम है, जसवीर एक सिंगल नाम है, उस जसबीर एक के सिंगल बाद- नाम है। हाँ। ठीक है। हाँ तो ठीक है, जसबीर ये काट दो, बाकी काट दो, जसबीर लिखो सिर्फ। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर बबीता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली सिग्नेचर, जैसे मैं मतलब पार्टिसिपेंट सबको बोलना चाहती हूँ, लाइक कि सिग्नेचर का बहुत लेंथी चैप्टर्स है। नहीं इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, इनको जी, सॉर्ट सर। आउट करेंगे, बंद कर देंगे हम, चिंता मत करिए। ओके सर। ठीक है। जसबीर के नीचे अंडरस्कोर है ना? कौन पूछ रहा है ये? हाँ अंडरस्कोर है, उसके बाद में 2 डॉट भी है नीचे में। हाँ। हाँ तो जसवीर जो है वो अपने चॉइस के हिसाब से काम करते हैं, अपने मर्जी से काम करते हैं, इनको सपोर्ट मिलता है और इनके कंपनी में लोग जो है कंफर्टेबल रहते हैं।
और ये जो नीचे सिग्नेचर के नीचे में जो लाइन होती है वो अपना जो है मनी का स्पेस क्रिएट करती है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन अब जो है फादर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, इसीलिए जो है वो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा। ऑक्यूपेशन ऑफ टाइम का में कंफ्यूजन रहेगा, और मदर का स्पेस भी नहीं है, फादर का स्पेस नहीं है, तो सक्सेस रेट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। भले पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो पर्सनल जो लेवल के ऊपर जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो क्या कहते हैं उसको, कंटेंटेडनेस होना चाहिए, वो कंटेंटेडनेस कभी नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाय, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच। मेरा जो वर्कशॉप है ये 28 को स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को ज्वाइन करने का है तो बबीता और श्वेता इसको लीड कर रहे हैं, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते मुझे ज्वाइन करना है सर। हैं। ठीक है, Yes, हाँ sir. सर, वो बबीता और श्वेता जी आप ग्रुप में डाल दीजिए और अपने नंबर और वो सब और डिटेल उनको बता दीजिए। ओके सर। ओके, Thank you. बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय।